गुड आफ्टरनून। जय माता दी। राधे राधे। कैसे हो? रामनवमी पूजी कर ली? कंजकें हाँ कल कर ली थी। और कितने लोग आज करके आए हो? वेरी गुड। ऑनलाइन गुड आफ्टरनून दोस्त, गुड आफ्टरनून। चलिएगा शुरू करते हैं फिर आज की क्लास और रिवाइज करते हैं। पहले लास्ट टॉपिक जो हमने कल किया था, इट वाज ऑल अबाउट इनकम इलास्टिसिटी। बेसिक ही किया था हमने इनकम इलास्टिसिटी का, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया था उसमें हमने। तो बोलो जी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या यही मतलब है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या यही मतलब है कि डिमांड किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगी, किसको? इनकम के चेंजेस को। आज अगर मैं इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रही हूँ तो क्या इसका यही मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर? क्या इसका यही मतलब है? ठीक है, मतलब हमने ई वाई दैट इज इनकम इलास्टिसिटी, आप ई डी भी डिनोट करवा सकते हो। ई वाई क्या ऐसे ही निकलेगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू, वेयर वाई एंड क्यू आर ओरिजिनल इनकम लेवल्स एंड ओरिजिनल क्वांटिटी जो उस इनकम पे हमने ली है। अगर मुझे प्रोपोर्शनेट परसेंटेज मेथड से निकालना हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। और अगर तीसरा हमारा तरीका निकालने का दैट इज आर्क इलास्टिसिटी, तो क्या वहाँ पर कैसे होगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इंटू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन क्यू वन प्लस क्यू टू। अगर मेरी इलास्टिसिटी इसमें पॉजिटिव हम कंसिडर करते हैं तो वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? वो नॉर्मल गुड होगा। क्यों नॉर्मल गुड होगा? क्योंकि अगर मैं इनकम ज़्यादा कमाती हूँ तो नॉर्मल गुड ज़्यादा डिमांड करूँगी, और अगर मैं इनकम कम कमाती हूँ तो मैं नॉर्मल गुड कम डिमांड करूँगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लेती हूँ, नेगेटिव वैल्यू लेती हूँ किसकी? इलास्टिसिटी ऑफ इनकम की, तो क्या इसका मतलब मैं इन्फीरियर गुड की बात कर रही हूँ? क्यों? क्योंकि अगर इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम होती है, और अगर इनकम कम होती है तो इसकी डिमांड बढ़ती है। क्योंकि इनकम और डिमांड फॉर नॉर्मल गुड का रिश्ता सीधा होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम पॉजिटिव होती है। क्योंकि इनकम और डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड का रिश्ता उल्टा होता है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ इनकम फॉर इन्फीरियर गुड नेगेटिव वैल्यू आती है। क्या यही बातें हमने की थी? यही बातें हमने की थी, और इसका एक हमने क्वेश्चन भी किया था। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, आइएगा। ऑनलाइन क्या आपको सब कुछ याद आया कि हमने यही सब किया था? हमने 19th क्वेश्चन किया, एक बार मुझे बताएं, मदद करें। नहीं किया? चले 19th करते हैं पहले। 11th चेक करके बताएं, हमने किया? 10 किया? ठीक है, तो हमने क्या नहीं किया? हमने 19 नहीं किया। चलो फिर 19 करते हैं। 19 आई गेस कर लिया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। नहीं हुआ? चलो मैं ना PDF अपना चेक करती हूँ, यहाँ पे पता चल जाएगा। तो अब तो ये चैप्टर में कुछ ऐसा रह ही नहीं गया है, जितना मेजर पार्ट था थोड़ा हो गया। 19th हो गया, वी हैव डन 19th।
आप थोड़ा अपने एंड पे चेक करो, मुझे लगता है आप कल आए नहीं हो जिन्होंने कहा है कि नहीं हुआ। आज चलो ठीक है, कर लेते हैं 19। मत मुझसे नाराज मत हुआ करो, मैं आपकी नाराज़गी नहीं सह सकती। नहीं हुआ तो दोबारा कर लेते हैं। नहीं, वो पेज नंबर आप छोड़ें, आप अपना मुझ क्वेश्चन करें। 19th क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन 19 यही है आपकी बुक का? चलो फिर करो। तो अश्मित, अभी ज़्यादा तो लेक्चर्स हुए ही नहीं है दोस्त। आपका जो बैकलॉग है लेट ज्वाइनिंग की वजह से अभी 6 ही लेक्चर्स हुए हैं। टुडे 7th लेक्चर। तो प्लीज़ आप अपने बैकलॉग्स को टाइमली ख़त्म कर लें और आज वाली क्लास अटेंड करें। इसको बैकलॉग में ना जाने दें ये सोच के कि समझ नहीं आएगा, समझ आएगा। चलो अभी किया है नहीं किया दोबारा कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा अगर हो गया था तो भी। आइएगा, गिवन द 4 पॉसिबिलिटीज which one results in an increase in total consumer expenditure। अच्छा, हमें क्या करना है? एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना है। पहले तो मेरी मदद करो, कौन सा वाला मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। जरा उसको ना रिवाइज करते हैं। अगर यूनिट इलास्टिक होता है तो उस केस में टीआर में कोई चेंज नहीं आता है। अगर प्राइस और टीआर का जो डायरेक्शन सेम होता है तब डिमांड इन इलास्टिक होती है, और अगर प्राइस और टीआर का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो फिर क्या होता है? इलास्टिक होता है। चलिए चेक करते हैं। यूनिट इलास्टिक के केस में तो नो चेंज, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। रीजन बीइंग हमें एक्सपेंस को इंक्रीज करवाना है। अगर डिमांड इलास्टिक है, ये रहा इलास्टिक वाला केस, और प्राइस बढ़ जाता है तो टीआर तो कम होगा पर हमें इंक्रीज करवाना है, ये भी ऑप्शन काम का नहीं है। डिमांड इज इन इलास्टिक, इन इलास्टिक ये वाला केस, प्राइस अगर गिरेगा तो टीआर भी गिरेगा, हमको तो इंक्रीज करवाना है, ये ऑप्शन भी नहीं। डिमांड इन इलास्टिक, डिमांड इन इलास्टिक और प्राइस हमें इंक्रीज करना है तो टीआर मेरा क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। यही हमें चाहिए था। ठीक है जी, चलो। हाँ जी, आइएगा 29 और 30 बताओ फिर। 20 भी नहीं हुआ। चले कोई बात नहीं, आइएगा 29 और 30th ये आपने भी नहीं किया होगा। अच्छा 33 तो पक्का नहीं किया होगा। नहीं 33 नहीं हुआ। अरे वो इनकम का है, इनकम का है, कैसे कर लिया होगा आपने? खुद से कर लिया होगा। चलो 33 करें, 33 करें। सपोज अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 टू 36,000। ठीक है, इनकम मेरी 30,000 से 36,000 हो गई। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर की जो डिमांड है वो 25 सीडी से 30 सीडीज पर हो गई। क्या हो गया दोस्त, क्यों बातें कर रहे हो? हाँ चले, करना वैसे ही है जैसे प्राइस इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट किया था यूजिंग आर्क मेथड। बस फ़र्क यहाँ पे ये है कि ये इनकम के ऊपर क्वेश्चन है, लगाना आर्क ही है। तो बताएं आर्क मेथड क्या कहता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू y1 प्लस y2 अपॉन q1 प्लस q2। आंसर दे दो फिर। ऑप्शन बी 1 आ रहा है। ठीक है जी, एक बार 60th भी बताओ, हो गया? क्वेश्चन नंबर 60 में मदद करो। ठीक है, चल आइएगा।
अब एक टॉपिक मैं आपके साथ कर रही हूँ जिसका नाम है, नहीं, इनकम इलास्टिसिटी को हम होल्ड पे डालेंगे। पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे आपके साथ लेने हैं। आइएगा, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आपने गिफिन गुड्स पढ़ा है क्या कभी? बताएं फिर, जिन्होंने, मुझे कुछ कुछ आवाज़ यस की आई, मुझे बताओ क्या होता है। मदद करो, बताओ गिफिन गुड्स क्या होता है। चलिएगा, देखो बिल्कुल नया हो गया ना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आपकी बुक जैसा है ना। आओ चलेंगे। तो अब हम दोस्त पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर मेरा प्राइस इंक्रीज होगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और अगर मेरा प्राइस कम होगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। अगेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। पर अब हमें पढ़ना है क्या, ऐसे कौन से केसेस हैं, ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता है। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो भी हम ज़्यादा ही खरीद रहे हैं। एनी हाउ ये वाला जो लॉ ऑफ डिमांड है किन केसेस में अप्लाई नहीं होता, फॉलो ये वाला लॉ नहीं किया जाता है, वो कुछ केसेस जो है ना हमको पढ़ने हैं। जिसमें पहला पॉइंट आता है कॉन्स्पिक्यूशियस गुड्स। इनको क्या बोला जाता है, ये कौन से गुड्स होते हैं दोस्त? आपको याद होगा हमने विबलिन इफेक्ट किया था, उसके अंदर मैंने कहा था विबलिन गुड हमारे प्रेस्टीज गुड्स होते हैं, ये हमारे स्टेटस सीकिंग गुड्स होते हैं, जिनको अपना रुतबा मेंटेन करके चलना है, जिनको अपना समाज में स्टेटस बनाकर चलना है। इनको हम स्नॉब अपील गुड्स, स्नॉब गुड्स भी बोलते हैं। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। और एग्जाम्पल में हमने डायमंड्स का एग्जाम्पल लिया था। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको खरीदने से मेरे स्टेटस में 4 चांद लग जाएंगे। मैं जितना डायमंड यहाँ पे पहन कर आऊँगी आपको क्या फीलिंग आएगी कि बहुत अच्छा स्टेटस होगा। ऐसे गुड्स को बोला जाता है कॉन्स्पिशियस गुड्स, स्टेटस सीकिंग गुड्स। हम अपने स्टेटस को सीक कर रहे हैं, हम अपने रुतबे को मेंटेन करना चाह रहे हैं, हम अपनी समाज में डिग्निटी जो है ना उसको हम मेंटेन करना जो है ना चाहते हैं। उन गुड्स को कहा जाता है कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, स्टेटस सीकिंग गुड्स या फिर स्नॉब अपील गुड्स। और ये जो गुड्स होते हैं ना रिच लोग ही परचेज करते हैं एज स्टेटस सिंबल फॉर एनहांसिंग देयर सोशल प्रेस्टीज, या फिर अपनी वेल्थ का जो है डिस्प्ले करने के लिए कि देखो मेरे पास कितना पैसा है। तो वो लोग जानबूझकर डेलिबरेटली महंगी चीज़ें खरीदना प्रेफर करते हैं। जो थोड़ा सा भी अपने आप को रिच क्लास का दिखाना चाहता है या वाकई अगर कोई रिच क्लास से बिलोंग करता है, दोनों ही केस में अपने स्टेटस को समाज में बनाने के लिए वो महंगी चीज़ें ही खरीदेंगे। वो हाथ में आईफोन ही रखेंगे, वो लोकल वॉच नहीं वियर करेंगे, वो ब्रांडेड ही आपको दिखेंगे घड़ी पहनते हुए। उनके हाथ में क्या होगा, एक आईफोन और गाड़ी की चाबी तो हर समय दिखेगी। गले में मोटी लोहे की वो गोल्ड की चेन जो है वो भी मोटी मोटी वाली मोटी वाली वो अलग से दिखेगी।
तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जब हम अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, वेल्थ का डिस्प्ले करने के लिए इन चीज़ों को खरीदते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा तभी खरीदी जाएंगी जब इनके प्राइस ज़्यादा होंगे। स्टेटस तो तभी दिखेगा, सस्ती चीज़ तो हर कोई खरीद सकता है, मैं भी खरीद सकती हूँ, पर मैं महंगी नहीं खरीद सकती ना, आप खरीद सकते हो तो आप लेकर आओगे, है ना। तो वही बात है, यहाँ पर इसी चीज़ को कहा गया है, कह रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे स्टेटस को बढ़ा देंगे, जो हमारी डिग्निटी, प्रेस्टीज, सेल्फ एस्टीम को एनहांस कर देंगे, सोसाइटी में स्टेटस को बढ़ा देंगे, एक लेवल अप कर देंगे, ऐसे गुड्स को कहा जाता है प्रेस्टीज गुड्स, स्टेटस सीकिंग गुड्स, स्नॉब अपील गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स। और इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, क्योंकि रिच लोग तभी इनको ज़्यादा परचेज करेंगे जब ये महंगे होंगे, क्योंकि तभी तो इनका स्टेटस दिखेगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है या ये वाला जो इफेक्ट है, आपको पता है विबलिन इफेक्ट के नाम से ये जाना जाता है। और इन गुड्स की कंजम्पशन को, इन गुड्स को तो कॉन्स्पिशियस गुड्स बोलते हैं, इन गुड्स की कंजम्पशन को, ऑब्वियसली डायमंड को खाना नहीं है, कंजम्पशन से मतलब यूसेज भी है, तो इन गुड्स के इस्तेमाल को कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी थॉस्टिन विबलिन ने ही दिया था, इसको हम विबलिन इफेक्ट, प्रेस्टीज गुड्स इफेक्ट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल जो दिया है उसे आप हाईलाइट करेंगे, वही आता है एग्जाम में। हायर द प्राइस ऑफ डायमंड्स, हायर इज द प्रेस्टीज वैल्यू अटैच्ड टू देम एंड हेंस हायर इज द डिमांड। समझ में आया पहला पॉइंट? ठीक है, आइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्त, गिफिन गुड्स का। किसी भी प्रोडक्ट को गिफिन कहलाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को गिफिन बोलने के लिए हमें कुछ फीचर्स चेक करने पड़ते हैं। पहला क्या कि सबसे पहले वो प्रोडक्ट, लेट अस सपोज मुझे इस प्रोडक्ट को बोलना है ये इंफीरियर है या गिफिन है, तो इसको गिफिन बोलने से पहले मुझे कुछ चीज़ें ना चेक करनी पड़ेंगी। क्या? पहली बात तो कि वो गिफिन प्रोडक्ट इंफीरियर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब लो क्वालिटी का होना चाहिए। ऑब्वियसली अभी जो इंफीरियर होगा वो लो क्वालिटी का ही होगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, ये दोनों तो एक ही कहीं ना कहीं कंबाइंड फैक्टर्स ही हैं, स्टिल मैंने अलग लिख दिए। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना होता है कि वो जो प्रोडक्ट है ना वो हमारी मैक्सिमम मेजॉरिटी इनकम का हिस्सा कंज्यूम कर ले। मैं 100 रुपये कमाती हूँ और 80 रुपये ना उस गिवन प्रोडक्ट को खरीदने में ही लग गए, मेरी जो भी इनकम है ना उसका मेजॉरिटी हिस्सा वो प्रोडक्ट को परचेज करने में ही खर्च हो जाए, गिफिन गुड की कैटेगरी में आएगा। और क्या चेक करना होता है और इसके क्या फीचर हैं? गिफिन गुड का कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, गिफिन गुड का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, नहीं होता है। और क्योंकि इंफीरियर है, इंफीरियर से भी इंफीरियर है, तो इसका कंजम्पशन पुअर पीपल करते हैं। ये कुछ बातें, कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच्ड हैं किसके साथ? गिफिन गुड्स के साथ। गिफिन गुड्स कौन से होते हैं? एक तो इंफीरियर सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी के होते हैं, हमारे कंज्यूमर की मैक्सिमम इनकम इनको खरीदने में ही निकल जाती है, खर्चा हो जाता है, कोई सब्स्टिट्यूट इनका मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है, और पुअर पीपल जो हैं इसको कंज्यूम करते हैं। अब आगे देखो दोस्त, गिफिन गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था सर रॉबर्ट गिफिन ने, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन हैं ये। हमको ये नहीं याद करना कि ये कहाँ के हैं, कौन से देश को बिलोंग करते हैं, हमें पता होना चाहिए ये गिफिन गुड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सर रॉबर्ट गिफिन ने। अब प्लीज़ एक बात का इसमें ध्यान रखेंगे,
आप मुझसे पूछोगे मैम बाजरा, मैम राइस, मैम ये कौन सा गिफिन कौन सा इन्फीरियर, इतने पंगों में हम जाएंगे नहीं। रीज़न क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट आया था ना, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आज का नहीं है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ये तब का कॉन्सेप्ट है जब प्रोडक्ट्स के ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं थे। अभी तो सबका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। आप बाजरा की भी बात करो तो उसमें भी क्वालिटी के हिसाब से पैसा जो है, प्राइस जो है वो बदल जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ये जब कॉन्सेप्ट आया था उस समय पे प्रोडक्ट के ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते नहीं थे, और क्योंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते नहीं थे और इन्फीरियर नेचर भी होता है, तो पुअर पीपल वैसे कुछ इनकम, बहुत कम इनकम कमाते हैं, और सब्स्टिट्यूट ना होने की वजह से इन प्रोडक्ट्स को खरीदना उनके लिए ज़रूरी बन जाता था, क्योंकि है ही इन्फीरियर। अब कहो कि मैम वो कोई और इन्फीरियर परचेज कर ले, अरे गिफिन गुड ना इन्फीरियर का भी इन्फीरियर होता है, और उस इन्फीरियर के इन्फीरियर का भी कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो सोचो इसी गिफिन गुड का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या लोगों की मेजॉरिटी इनकम इसको खरीदने में नहीं निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। ये उस वक्त का कॉन्सेप्ट है। तो सर रॉबर्ट गिफिन ने इस कॉन्सेप्ट को 2 प्रोडक्ट्स पर लगाया था, ब्रेड और मीट पर। इफ़ यू पीपल नो 11th-12th में अगर आपने किया हो तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे सर रॉबर्ट गिफिन ने 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया था। वो 2 प्रोडक्ट्स होते थे दोस्त, ब्रेड और मीट। ब्रेड और मीट में अगर हम देखें, क्या ये जो ब्रेड है कहीं ना कहीं हम इसको स्टैपल फूड भी मानते हैं और इन्फीरियर भी मानते हैं। इन्फीरियर भी जो है ये प्रोडक्ट होता है। तो आप बताओ अगर मैं कंपैरिजन करूं मीट का और कंपैरिजन करूं ब्रेड का, इन दोनों में से आपके हिसाब से सस्ता कौन, महंगा कौन? ऑब्वियसली मीट महंगा होगा, ब्रेड जो है ना वो सस्ती होगी। पर ना हुआ क्या, प्राइस ऑफ द ब्रेड वेंट अप। ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे हैं। पर बढ़ते हुए प्राइजेस पर भी क्या ये ब्रेड मीट से सस्ती होगी? बिल्कुल होगी। यहां पे क्या हो रहा है, when the price of the bread went up, it caused such a large decline in the purchasing power of poor people that they were forced to cut down the consumption of meat and other more expensive foods. Since bread, even when its price was higher than before, was still the cheapest food article, people consumed more of it and not less when its price went up. ब्रेड और मीट में ब्रेड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्टिल वो मीट से सस्ता है। तो लोग क्या करेंगे, ब्रेड की कंजम्पशन अभी भी ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि हर कोई तो उस समय मीट नहीं अफोर्ड कर पा रहा होगा। तो जो लोग प्राइस बढ़ते हुए पर भी ब्रेड को ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अभी भी मीट से तो सस्ता ही है। तो बस यहीं पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कह रहा था, अगर ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ब्रेड की डिमांड कम कर दो, पर यहाँ पे तो ब्रेड की डिमांड और बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ब्रेड का कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ब्रेड का सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ब्रेड की जगह मीट, अरे मीट और ब्रेड 2 अलग चीजें हैं, 2 अलग कैटेगरीज है, क्या पता कोई मीट प्रेफर ही नहीं करता। तो यहां पर ब्रेड का तो वैसे ही कोई जो है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसलिए बढ़ते हुए प्राइजेस पर भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी अपने दूसरे प्रोडक्ट दैट इज मीट से तो सस्ता ही है, प्राइजेस बढ़ने के बावजूद भी। लॉ ऑफ डिमांड फेल, जो कहता था अगर ब्रेड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ब्रेड की कंजम्पशन कम होनी चाहिए, यहाँ पे हम अभी भी ब्रेड की कंजम्पशन को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी मीट से सस्ता दिख रहा है और ब्रेड का कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर मैं पहले 100 रुपए की इनकम में 10 रुपए की ब्रेड खरीदा करती थी, अब ब्रेड क्योंकि प्राइसेस उसके बढ़ गए हैं, क्या मेरी परचेजिंग पावर कम होगी या बढ़ जाएगी?
कम हो जाएगी। मेरी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, अब कम पैसा अवेलेबल रहेगा दूसरे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। मेरी इनकम 100 से 80 नहीं हुई, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से पैसे की जो क्षमता है और नए प्रोडक्ट्स खरीद के देने की वो कम हो गई है, वो कम हो गई है। बस इसी को ही गिफ्ट गुड्स का जो है वो नाम दिया गया है। मतलब अब क्या हो रहा है, जो मेरी 100 रुपए की इनकम है उसमें मेजॉरिटी हिस्सा मैं किसकी कंजम्पशन पे लगा रही हूं? ब्रेड की कंजम्पशन पर लगा रही हूं, क्योंकि ब्रेड का सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है, खरीदना पड़ेगा। बढ़ते प्राइजेस पर भी मुझे खरीदना जो है वो पड़ेगा। समझ में आया आपको ये? आगे देखते हैं। तो आप मुझे बताओ, वैसे तो प्राइस और डिमांड का रिश्ता कैसा होता है? उल्टा होता है। वैसे तो प्राइस और डिमांड का रिश्ता उल्टा होता है, पर इन केस ऑफ गिफ्ट गुड कैसा हो गया? सीधा रिश्ता हो गया। जिस भी कलर का पेन है, हाइलाइटर है, मार्कर है, पूरे चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सच गुड्स विच एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप आर कॉल्ड गिफ्ट गुड्स, आर कॉल्ड गिफ्ट गुड्स। इसको आप हाईलाइट करेंगे, सवाल पीछे आप देखेंगे, जब बैक एक्सरसाइज करेंगे, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें प्राइस और डिमांड का सीधा रिश्ता हो, उसको बोला जाएगा क्या? गिफ्ट गुड्स बोला जाएगा। इस केस में आप बताओ, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है जी, आगे देखें। तो यहां पर अब आप मुझे बताओ, जरा चेक करते हैं जो हमने ब्लू पेन से लिखा, क्या जो गिफ्ट गुड, जो ब्रेड हमने देखा अभी, क्या वो इंफीरियर था? क्या वो लो क्वालिटी? जी। क्या मेजॉरिटी इनकम कंज्यूमर की उसने कंज्यूम कर ली? बिल्कुल कर ली। क्या ब्रेड का कोई सब्स्टिट्यूट था? नहीं था। क्या पुअर पीपल ही परचेस कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। इंफीरियर नेचर का है तो पुअर ही लोग तो परचेस करेंगे। तो यही लिखा है इन्होंने, जनरली दोज गुड्स विच आर इंफीरियर with no close substitutes available and which occupy substantial place in consumer budget, इन्हीं को बोला जाता है गिफ्ट गुड्स। अब एक लाइन और आगे दी गई है, जरा उसको पढ़ो। ऑल गिफ्ट गुड्स आर इंफीरियर। क्या हर गिफ्ट गुड इंफीरियर होगा? इंफीरियर के भी इंफीरियर ही गिफ्ट गुड कहलाते हैं। मतलब हर गिफ्ट गुड पहले इंफीरियर की तो कैटेगरी को पार करके उस आए ही होगा ना। ऑल गिफ्ट गुड्स आर इंफीरियर, लेकिन हर इंफीरियर गुड गिफ्ट गुड नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक से, एग्जाम्पल्स ऑफ गिफ्ट गुड आर कोर्स ग्रेन लाइक बाजरा, लो क्वालिटी राइस, व्हीट एटसेट्रा। अभी आज के समय में देखा जाए तो इनके भी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, पर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा उसी समय का है जब सर रॉबर्ट गिफिन ने मीट और ब्रेड के ऊपर ये जो है लॉजिक लगाया था। ठीक है जी, तो वहाँ से हमको जो है गिफ्ट गुड्स का कॉन्सेप्ट मिला है। आगे देखो, नेक्स्ट देखेंगे। अब आता है दोस्त कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। अब कॉन्स्पिशियस अभी वर्ड पढ़कर आए हैं ना, क्या पढ़कर आए हैं? ये तो वो होते हैं जो स्टेटस सीकिंग गुड्स होते हैं, पर कुछ गुड्स ऐसे जो स्टेटस तो ठीक है जाहिर हमारा कर ही रहे हैं, पर वो नेसेसिटी भी हैं हमारे लिए नेसेसिटी भी है। जैसे आज के समय में मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लोगों के साथ क्या है? एसी होना, कूलर होना, फ्रिज होना, टीवी होना, ये आम बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ पता नहीं क्या है। अगर आपने किसी के घर में टीवी देख लिया तो क्या आपके मन में ऐसा तो अरे वाह तो बड़ा अमीर है, ऐसी फीलिंग नहीं आती है, ऐसी फीलिंग नहीं आती है। किसी के घर में आप कूलर देख के अरे वाह कूलर, लगता है बड़ा अमीर है। किसी के घर में फ्रिज देख लिया, अरे वाह फ्रिज, एंड दैट टू वो डबल डोर वाला, अरे बड़ा अमीर है। आजकल तो वो एलमीरा काइंड ऑफ फ्रिज चल पड़े हैं ना, वो ऐसे वाले, समझ गया, बड़े होशियार बच्चे हो। क्या बोलते हैं उन फ्रिज को? हाँ क्या बोलते हैं उनको? हाँ वो 2 लाख का फ्रिज है, बिल्कुल। अब 2 लाख का नहीं है दोस्त, अब वो 1.5 में भी मिलता है, 1.20 में भी मिलता है जी। सैमसंग का आता है, LG का आता है जी। चले आइएगा,
चलें चलें चलें, इधर देखें, इधर सुने, इधर सुने, सुनो जी, सुनो सुनो। तो अभी क्या हो गया है, कुछ चीजें जो स्टेटस दिखाना इज ओके, स्टेटस के लिए ठीक है, पर अभी वो नेसेसिटी बन चुकी है। आज अगर घर में फ्रिज खराब हो जाए, एसी खराब हो जाए, गर्मियां शुरू हो गई हैं, गर्मियां शुरू होने से 10 दिन पहले ही एसी की सर्विस हम करवा लेते हैं क्योंकि ज़रूरत है उसकी। वो एक मिडिल क्लास के लिए ज़रूरत बन चुका है। हाँ, ऑब्वियसली एसी की बात करो, फ्रिज की बात करो, अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन या ये जो बेगर्स हो गए हमारे यहाँ, बहुत गरीब लोग हो गए, उनके लिए तो अभी भी वो लग्जरी ही है, पर कॉमनली ये चीज़ें अब यूज़ होती हैं। तो अब दीज प्रोडक्ट्स आर मियर नेसेसिटीज़ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ये ज़रूरत बन चुकी है। अभी एसी ख़राब हो जाए, फ्रिज ख़राब हो जाए तो तुरंत हम सारे काम छोड़ देंगे, पहले सर्विस वालों को बुलाएंगे, भैया रात को सोया नहीं जाता, गर्मी बहुत है, मम्मा पढ़ाई नहीं होती है, क्लास लेनी है ऑनलाइन, गर्मी है, कमरे में एसी ठीक करवा के दो। कूलर में पानी भरने में आफत आती है, इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, एसी लगवा लो, काम ख़त्म करो। बहुत जगह पे ऐसा भी होता है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अरे कूलर में कौन पानी भरेगा, रोज का कलेश, घर में कलेश ही होते रहते, तेरी बारी आज पानी भरने की, आज तेरी बारी, आज तेरी बारी है, पाइप पकड़ के खड़े रहो, पानी बाहर ना आ जाए, बाहर आ जाए तो अलग से पोछे वगैरह मारो। तो ऐसे ऐसे कामों से बचने के लिए भी भैया आजकल एसी जो है वो लगता है कि ज़रूरत है, भैया लगवा लो, काम ख़त्म करो, रोज़ की चिकचिकबाजी नहीं झेली जाती। तो ऐसा होता है। इन्हीं चीज़ों को दोस्त बोला जाता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़। बेशक वो अच्छी चीज़ें हैं, स्टेटस आपका मेंटेन करके रखेंगी, पर अभी वो ज़रूरत ज़्यादा बन चुकी है उनका इस्तेमाल करना। आप बताओ, गर्मियाँ आ गई हैं, ठंडा पानी हमें पीना है, कितने लोगों के घर में मटका होगा, सिर्फ मटका, फ्रिज मटका होगा, सिर्फ मटका की बात कर रही हूँ कि ठीक है फ्रिज के बिना काम चला लेंगे, मटके से पानी पी लेंगे। फ्रिज चाहे डबल डोर मिले, सिंगल डोर मिले, लेकिन फ्रिज मिलेगा, क्योंकि फ्रिज सिर्फ पानी ठंडा नहीं करता ना, गर्मियों में और भी उसके बहुत यूजेस होते हैं। तो अब ये ज़रूरत बन चुका है, अब ये ज़रूरत बन चुका है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ आइएगा। डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज अफेक्टेड बाय द डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन पैटर्न ऑफ अ सोशल ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल बिलोंग्स। दीज गुड्स due to their constant uses have now become necessities of life। अब हम इनको इतना डेली बेस पर रूटीन में यूज करते हैं कि अब जरूरत लगता है। आपने अपने घर में बचपन से फ्रिज देखा होगा, आपने जब से होश संभाला है, जब से आपने चीज़ों को नेमिंग करना शुरू किया है, ये है, ये है, ये आपने शुरू से ही अपने घर में टीवी देखा होगा, फ्रिज देखा है, एसी देखा है, कूलर देखा है, गाड़ी देखी है, अच्छे फ़ोन देखे हैं। तो आप लोगों के लिए क्या ये चीज़ स्टेटस सीकिंग सिंबल है? नहीं। उन लोगों के लिए जो अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए तो ये नेसेसिटी बन चुकी है, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल डेली बेस पर देखते भी हो और खुद करते भी हो। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट प्राइजेज ऑफ टेलीविजन सेट राइजेज। अभी देखो, अचानक से घर का एसी खराब हो जाता है, रुक जाता है चलते चलते, गर्म हवा उसमें से आ रही है, सर्विसिंग की ज़रूरत है, सर्विस वाले भैया जी को बुलाया, वो बोलते हैं आपका एसी तो खराब हो गया, ये रिपेयर नहीं हो सकता। आप घर में ना अपने घर वालों की जान खा जाओगे। एसी लाके दो, पढ़ना है, सबसे अच्छा बहाना है मेरे दोस्तों के पास, पढ़ाई नहीं होती पापा, पेपर आ रहे हैं, गर्मी पसीना, पढ़ाई नहीं होती। पापा मम्मी भी, अरे लाल को पढ़ना है, पढ़ना है, इनको नहीं भैया, पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इनको पहले एसी ला कर दो। अभी एसी महंगा भी होगा ना तो भी आएगा, तो भी आएगा। ना तो मम्मा पापा आपको ये कहेंगे और ना ही आप मम्मा पापा को कहोगे कि सर्दियाँ आएंगी ना तब खरीद लेंगे, कम हो जाएंगे रेट उस समय, ऑफ सीजन में खरीद लेंगे। नहीं आप करोगे ये कॉम्प्रोमाइज़, पेरेंट्स खुद ही नहीं करने देंगे ऐसा आपको, वो लाकर देंगे वो चीज़ आपको। फ्रिज खराब हो जाए, फ्रिज वाले भैया जी मना कर दें, सर्विस वाले भैया जी मना कर दें, नहीं ठीक हो सकता, नया फ्रिज आएगा,
उस दिन आए, अगले दिन आए, कुछ ही दिनों में आएगा, महीनों में भी नहीं, कुछ ही दिनों में आएगा, एक हफ्ता भी नहीं लगेगा, आप जो है ऑर्डर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कांस्टेंट यूसेज की वजह से ये मेरे लिए ज़रूरी हो चुका है। मैं सोच ही नहीं सकती अपनी ज़िंदगी बिना एसी के, मैं सोच ही नहीं सकती अपनी ज़िंदगी बिना फ्रिज के। कहाँ पे चीज़ें स्टोर करूँगी फ्रिज की? मटके में तो सिर्फ पानी आएगा, सारी चीज़ें तो मटके में नहीं आएंगी। हमें पता ही नहीं है इनके ऑल्टरनेटिव वेज भी कोई हैं चीज़ों को स्टोर करने के। हमने शुरू से फ्रिज ही देखा है, हमने शुरू से एसी ही देखा है। नाउ दे हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। हमारी ज़िंदगी उसके हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़, अभी बताओ अगर इनके प्राइजेस ज़्यादा भी होंगे तो क्या खरीदोगे? बिल्कुल खरीदोगे। लॉ ऑफ डिमांड छपाक। चल फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइजेस। अच्छा जल्दी से बताना। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द प्राइजेस आर राइजिंग, हाउसहोल्ड्स एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइजेस इन द फ्यूचर विल बी स्टिल हायर, दे टेंड टू बाय लार्जर क्वांटिटीज ऑफ सच कमोडिटीज। अभी प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ समय पहले अनियन, प्याज के प्राइजेस जो है इंक्रीज हो रहे थे ना, और दिख रहा था आगे आने वाले समय में भी न्यूज़ आ रही थी कि इंक्रीज ही होंगे। तो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। अभी हमें ये डाउट है, ऐसा लग रहा है क्या कि आगे आने वाले समय में भी प्राइस बढ़ेंगे। क्या आप स्टॉक पाइल करना शुरू कर दोगे? ज़्यादा खरीदना अभी शुरू कर दोगे इस उम्मीद से कि आगे तो और प्राइसेस बढ़ जाएंगे? जैसे गोल्ड के केस में हो रहा है। गोल्ड के प्राइजेस जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों को लग रहा है आगे आने वाले समय में भी ये बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो लोग खरीदना अभी से शुरू कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट के लिए लेट अस सपोज खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद रहे हैं कि आगे आने वाले समय में रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। और लेट अस सपोज कि किसी के घर में शादी है तो वो भी परचेज कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में तो और महंगा हो जाएगा, सोना अभी से खरीद के रख लो। तो बढ़ते हुए प्राइजेस पर भी क्या इनकी डिमांड बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लाई हुआ ही नहीं। यानी कि अगर प्राइजेस बढ़ रहे हैं और अनुमान है कि आगे आने वाले समय में भी बढ़ेंगे, उन दोनों ही केसेस में, मतलब इस पर्टिकुलर केस में अभी भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में भी बढ़ेंगे, तो आज की डिमांड बढ़ जाएगी। पर लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता था? बढ़े हुए प्राइजेस पे कम खरीदो। हम तो और खरीद रहे हैं इस डर से आगे कहीं और प्राइजेस ना बढ़ जाएं। आगे देखेंगे। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरैशनल बिहेवियर। कभी कभी हम जब चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं ना तो बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। मैं गई मार्केट, खरीदना कुछ था, खरीद के कुछ लाई। मैं गई मार्केट, खरीदना एक सूट था, खरीद के 4 लाई। सोचा नहीं, दिमाग पे जोर नहीं डाला। हम बेसिकली क्या करते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें जब खरीदते हैं तो अपने घुटनों पे ज़्यादा जोर नहीं डालते, है ना, इस्तेमाल ज़्यादा दिमाग का नहीं करते। इरैशनल अप्रोच हमारी होती है। हाँ मतलब वही, हाँ। तो हमारी अप्रोच जो होती है ना वो बड़ी ही इरैशनल होती है। इरैशनल कैलकुलेशंस, बेवकूफ़ी। इरैशनल का बेसिकली मतलब होता है जब हम समझदारी नहीं दिखाते। रैशनल बिहेवियर समझदार, और समझदारी ना दिखाना इज़ इरैशनल। मुझे भी फ़ोन ले दो क्योंकि मेरे दोस्त के पास है। अरे मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, उसका शायद अभी प्राइस ज़्यादा है, तुम बेसिक फ़ोन ले लो ना, 20-25-30 हज़ार का ले लो ना, क्यों आपको आईफोन ही लेना है? नहीं, क्योंकि दोस्त के पास है। ऑब्वियसली डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट तो चिपक ही रहा है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में भी आपको याद है हमने एक लाइन पढ़ी थी, हम अपने थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते, बस बिना सोचे समझे इरैशनल कैलकुलेशन से चीज़ें खरीद लेते हैं। अब जब दिल ये ज़िद्दी है, नहीं मान रहा, तो बढ़ते हुए महंगे प्राइजेस पे भी खरीदोगे आप। मेरा पापा बर्थडे आ रहा है, पापा 12th में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, पापा मुझे ना यही फ़ोन लेकर दो। अरे बेटा 2 महीने बाद ले लेना, नया सीरीज़ आ जाएगी तो ये सीरीज़ सस्ती हो जाएगी। नहीं नहीं पापा आपने तो बोला था अच्छे नंबर लेकर आओगे ना तो मैं तुम्हें जो कहोगे वो दिलवाऊंगा, आप दिलवाओ। अरे बेटा मना नहीं कर रहा, मैं दिलवा दूंगा, अभी दिलवाओ। इरैशनल अप्रोच
मार्केट गए, खरीदनी एक चीज थी, 4 खरीद कर लेकर आए, सोचा समझा नहीं। मार्केट गए, एक वैसा ही चीज प्रोडक्ट मुझे दिख गया जो मेरी फ्रेंड के पास है, मैंने भी खरीद लिया। मुझे ज़रूरत है या नहीं मेरे को नहीं पता, उसका प्राइस मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं मेरे को नहीं पता, बस मैंने खरीद लिया। इसको बोला जाता है जब हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, जब हमारा इरैशनल बिहेवियर होता है ना, वी मेक इम्पल्सिव परचेजेस, बिना सोचे समझे कुछ भी परचेज करते हैं। हम ये नहीं देखते उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है या वो प्रोडक्ट मेरे लिए यूजफुल है भी या नहीं, लॉ ऑफ डिमांड फिर से अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, डिमांड फॉर नेसेसरीज। अच्छा, कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई मच इन द केस ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ। अभी आप बताओ, नमक नेसेसरी है? बिल्कुल है। नमक के प्राइसेस बढ़ भी जाएंगे, क्या फीका खा लोगे? कम खा लोगे, पर फीका खाना नहीं खाओगे। तो नेसेसरीज के केस में भी लॉ ऑफ डिमांड मना कर देता है, मैं नहीं अप्लाई होने वाला। नेसेसरीज जिसका नाम ही नेसेसरी है, जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, अभी वो भी नहीं खरीदोगे तो जिंदगी जीनी है या नहीं जीनी है? बिल्कुल जीनी है। आगे बढ़ो। स्पेक्यूलेटिव गुड्स। स्पेक्यूलेटिव गुड्स जिसको हम क्या बोलते हैं? सट्टेबाजी। जहां पे हम स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार की बात करते हैं, क्या वहां पर लोग सोच समझ के पैसा लगाते हैं? नहीं लगाते। जिनको 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 ट्रेडिंग नहीं आती ना, वो बस पैसा इसलिए फंसाते हैं शेयर मार्केट में क्योंकि उनके दोस्त ने पैसा लगा रखा है। ऐसा होता है। लेट अस सपोज मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती हूँ, मैंने आपको भी समझाया, आपको समझाया, आपको समझाया, आप 10 लोगों को समझाया, 10 में से कोई 2 भी मेरी बातों में आ गए। और ये मैम बता रही थी पैसा लगाओ शेयर मार्केट में, मैंने लगा रखा है, पैसा डबल हो गया, हम भी लगा के देखते हैं। बोलो, ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है। हम लोगों को नहीं है स्टॉक मार्केट की नॉलेज, नहीं है हम लोगों को। स्टॉक मार्केट इज एन इन डेप्थ एनालिसिस। बीसी के जब हम पढ़ा करते थे पुराने कोर्स में, तब उसमें कुछ छोटू सा पार्ट आता था स्टॉक मार्केट का। उस समय मैं पूरा बताया करती थी कैसे ट्रेडिंग होती है, क्या शेयर्स हैं, क्या वो एक पार्ट तब आता था। अब नहीं है तो अब नहीं बताएंगे, जिक्र भी नहीं करेंगे। बट शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, सट्टेबाजी वाला जो बाजार है, वहां पे उन गुड्स को हम स्पेक्यूलेटिव गुड्स जो हैं बोलते हैं। अब आप मुझको यहाँ पे एक बात बताना, आप मुझे ये बताओ, जब शेयर्स के प्राइजेस बढ़ते हैं तो हम शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं? फिर से सोचना, जब प्राइजेस बढ़ते हैं ना, लोग ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं, फिर यही सोच के कि शायद फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ जाएंगे, तब बेच देंगे। जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा वो मेरा मुनाफा। तो स्पेक्यूलेटिव मार्केट में ना, पर्टिकुलरली इन द मार्केट फॉर स्टॉक्स एंड शेयर, मोर विल बी डिमांडेड जब प्राइजेस बढ़ रहे हैं। और जब प्राइस गिरते हैं ना, हम बेच देते हैं, कहीं और ना गिर जाएं, नुकसान कौन झेलेगा? ऐसी बात। तो ये कुछ वो केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, वो काम नहीं करता है। लैग नहीं हो रहा है दोस्त, लैग नहीं हो रहा है। ऑनलाइन आप मुझे मेरी मदद करो, कोई बताओ, कोई क्लास लैग हुई है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ दोस्त, लैग नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ो। इस पेज से पहले एक टॉपिक मैंने स्लोप वाला जो है नहीं करवाया था, जरा उस स्लोप वाले टॉपिक को देख लेते हैं। देखो नहीं करवाया था ना, मैं तो कह रही हूं नहीं करवाया था। देखो तुम ही कह रहे हो करवाया था, नहीं करवाया। सुनो, हाँ नहीं हो रहा लैग। देखिएगा, दो स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। आज बताया है, पूरे इकोनॉमिक्स में ये अक्षर चलेगा और हर बार स्लोप का मतलब रेट ऑफ चेंज ही होगा। आज बताया है, हमेशा यही चलेगा, हर बार स्लोप का मतलब यही होता है रेट ऑफ चेंज।
निकलता कैसे है? हमेशा सैक्रिफाइस अपॉन गेन से, हमेशा हमेशा सैक्रिफाइस अपॉन गेन। आपने क्या सैक्रिफाइस किया इन ऑर्डर टू गेन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब लेट अस सपोज, आपको बाद में हम और अच्छे से बताएंगे कंज्यूमर वाले चैप्टर में, सैक्रिफाइस अपॉन गेन ऐसे जो है ये कैलकुलेट होता है और इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। मतलब जो भी वेरिएबल आप y एक्सिस पर दिखाओगे ना, डिवाइडेड बाय जो भी वेरिएबल आप x एक्सिस पर दिखाओगे। पूरा लॉजिक समझाऊंगी कंज्यूमर चैप्टर में, y सो ये सब क्या होता है, अभी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये वापस से चीज़ें रिपीट होने वाली हैं कंज्यूमर चैप्टर में, वहाँ पे और डिटेल में इन डेप्थ में हम इसको लेकर जाएंगे। फिलहाल के लिए स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, जिसको निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है सैक्रिफाइस अपॉन गेन। और दूसरा तरीका, वॉट एवर वेरिएबल यू आर शोइंग ऑन दी वाई एक्सिस, और डिवाइड कर दो आप उसको जो भी वेरिएबल आप एक्स एक्सिस पर दिखा रहे हो। समझ में आ रही है आपको बात? पक्की बात? ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में, डिमांड वाले चैप्टर में, वाई एक्सिस पर क्या दिखाते हैं हम? प्राइस। एक्स एक्सिस पर क्या दिखाते हैं हम? क्वांटिटी। ये रेट ऑफ चेंज है, इसलिए बार बार डेल्टा जो है हम इसको डेल्टा से रेट ऑफ चेंज डिनोट करवाते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ इस हिसाब से स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या बनेगा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, क्या यही बनेगा? इतनी बात समझ में आई है? पक्की बात? स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस अपॉन गेन से, ठीक है, और जो भी चीज़ हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं डिवाइडेड बाय जो भी हम एक्स पर दिखाते हैं। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे निकलेगा? वाई एक्सिस पे हम प्राइस दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी दिखाते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, क्या मेरे दोस्त ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे निकाली थी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू? क्या आप मेरे दोस्त मानते हो ये रेसिप्रोकल है किसका? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का। अब एग्जाम में आएगा ये सवाल, अभी दिखाऊंगी, बुक में भी ये लाइन लिखी हुई है। क्या मैं ऐसे बोल दूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी कैलकुलेटेड एज रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड एंड रेशियो ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी? लिख सकती हूँ ना ऐसे, बस यही लाइन लिखी हुई है, आइएगा। अच्छा, क्या हमने भी यही लिखा है? डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू, ये माइनस साइन क्यों है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का रिश्ता उल्टा है, ठीक है। और देखो लिखा भी है, नेगेटिव साइन जो है इट इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ डिमांड। जहाँ जहाँ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, मतलब प्राइस और डिमांड का रिश्ता देखेंगे, वहाँ वहाँ हमारा नेगेटिव साइन आना ही आना है। आइएगा ज़रा पॉइंट इलास्टिसिटी वाले टॉपिक पर। देखिएगा, एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी रेशियो, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई प्राइस क्वांटिटी रेशियो, दैट इज P अपॉन Q एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। क्योंकि हम पॉइंट इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने पर्टिकुलर पॉइंट की जो है यहाँ पे अक्षर लगा दिए। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। आप बताओ ना, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस पे हम क्या प्राइस दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दिखाते हैं। ये होता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इसके रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, यानी कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी ही आता है? यही आता है ना, यही आता है। अब जब आप सवाल करोगे ना, पीछे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और एडिशनल क्वेश्चंस देखोगे, उनमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे आपको पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है और वैल्यू दे रखी है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की।
आई गेस स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की वैल्यू 0.3 दे रखी है, आई एम नॉट श्योर, एक सवाल है, आप घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लास में हम बाद में करेंगे। उसमें जो भी चलो वैल्यू दे रखी है, जो भी वैल्यू दे रखी है स्लोप की, क्या स्लोप की वैल्यू एज इट इज यहां डाल दोगे? लेट अस सपोज स्लोप की वैल्यू वही 0.5 दे रखी है मान लो, क्या 0.5 एज इट इज यहां डल जाएगा? नहीं डलेगा, इसका रेसिप्रोकल डलेगा, यानी कि 1/0.5 जो है वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, पक्की बात? चलें आगे बढ़ते हैं, फिर अब एक नया टॉपिक और डिस्कस करते हैं, देखेंगे। इनकम इलास्टिसिटी हम कल की क्लास में कर रहे थे, उसको ही अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिएगा। चल ऑनलाइन आया समझ में? देखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। हमें करना है इनकम इलास्टिसिटी, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हम आपके साथ कर ही चुके हैं कि करना कैसे है सवाल। अब थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करते हैं जो थ्योरी पार्ट दिया हुआ है बुक से। ठीक है जी, सुनना ध्यान से। हम यहाँ पर, मैं आपको ना लेट अस सपोज मैं आपको बोलती हूँ क्या, मेरी इनकम ना 100 रुपये है, मेरी इनकम है 100 रुपये। मैं क्या करती हूँ, मैं ना इनकम स्पेंट जो है ना ऑन परचेज ऑफ टॉफ़ी, मैं टॉफ़ी खरीदती हूँ, मैं 10% अपनी इनकम का कहाँ लगा देती हूँ? टॉफ़ी खरीदने पर। तो मतलब मैंने कितने रुपए लगा दिए? 10 रुपये। मैं ये मान के चल रही हूँ क्या, हमारा जो प्राइस पर टॉफ़ी है लेट अस सपोज वो 1 रुपये का ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा पहला केस, मैंने कहा क्या, मेरी इनकम जो है ना, मेरी इनकम जो है ना वो इंक्रीज हो गई है, मेरी इनकम इंक्रीज होकर 150 पर आ गई है, पर अभी भी ना मेरा इनकम स्पेंट जो है ना ऑन परचेज ऑफ टॉफ़ी वो अभी भी ना 10% ही है। मतलब अब कितना है? 15 रुपये। मतलब अब अच्छा यहाँ पे बताना, इस केस में मैं कितनी क्वांटिटी परचेज कर रही थी? 10। और इस केस में कितनी टॉफ़ीज़ आ जाएंगी? 15 टॉफ़ीज़ जो है ना वो आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। मतलब जब मेरी इनकम 100 थी, कितनी टॉफ़ी खरीदती थी? 10। इनकम जब 150 हो गई, कितनी टॉफ़ी खरीदी? 15। क्या ये इंक्रीज 50% का है? क्या ये भी इंक्रीज 50% का है? अगर मुझे इनकम इलास्टिसिटी निकालने को कोई कहे, क्या ऐसे ही निकलेगी? मतलब परसेंटेज में अगर मैंने चेंज कर दिया तो मैं आपको परसेंटेज वाला ही फॉर्मूला लिखती हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्या इसका मतलब यही है 50/50? क्या एक आएगी वैल्यू? दोस्त आपकी बुक का पहला पॉइंट कवर हो गया। क्रक्स सुनेंगे, आपको इसमें तो कोई पंगा नहीं लगा होगा, कुछ किया ही नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बातें की हैं। सुनना ध्यान से, क्रक्स क्या निकला है। ऑब्वियसली एग्जाम में ये नहीं करने के लिए आएगा, कभी नहीं आएगा। किसका फोन है? बोल दो ना, थाना था लिया, अभी मैं पल्ला हूँ। किसका है फोन? किसका फोन बज रहा है?
बोलो मेरी क्लास चल रही है, मैंने खाना खा लिया है, थोड़ी देर में बात करता हूँ। किसका फ़ोन है? आपका है। साइलेंट पे करो बच्चे, या उसकी साउंड थोड़ी प्लीज़ हल्की कर दो, वाइब्रेशन पे रख दो। हाँ चलो आइएगा, मैं अपना देख लूँ, कहीं तुम लोग मुझे भी ये बात चिपका दो बाद में। तुम्हारा क्या भरोसा। चलो जी, अब नहीं कह सकते तुम मुझे, मैंने स्विच ऑफ ही कर दिया। चलो देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है ना दोस्त, पहला पॉइंट क्या है कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है लेकिन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम सेम ही है, या ये कह लो नो चेंज इन प्रोपोर्शनेट इनकम स्पेंट, तो दोस्त आपका दिल क्या कहता है, इलास्टिसिटी 1 लिख दें क्या? याद है TR, प्राइस के चेंज होने से खर्चा नहीं बदलता, प्राइस के चेंज होने से रेवेन्यू नहीं बदलता, ED 1 होता था, वो प्राइस था ना, ये इनकम है, तो अब कंपैरिजन इनकम से है। इनकम का इंक्रीज लेना है, हम रैशनल हैं, हम ये क्यों सोचे कि इनकम डिक्रीज हो जाएगी मेरी। वे बच्चे के मन में सवाल आएगा, मैम अगर इनकम डिक्रीज हो गई तो क्या करें हम, क्यों सोचनी है ऐसी बातें। सीए कर रहे हैं ना, इनकम को बढ़ाएंगे, मतलब रैशनल बिहेवियर, रैशनल अप्रोच रखना, उल्टी सीधी बातें नहीं करना। दूसरी बात ये जो मैं बात बता रही हूँ ना, एग्जाम में ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये कैलकुलेशन, ये तो मैंने आपको प्रूफ दिया है। हाँ देखो 1 ही वैल्यू आती है, इस वाले टॉपिक से प्रैक्टिकल सवाल नहीं आएगा। प्रैक्टिकल सवाल कैसा आएगा वो कल की क्लास में मैंने आपको करवा दिया। ये नहीं आएगा पहले इनकम ये थी, 10% स्पेंडिंग थी, इनकम ये हो गई, इतना हो गया, ये वो ये खेल नहीं आएंगे। ये सिर्फ मैंने आपको प्रूफ दिया है कि देखो बेटा 1 ही आ रही है। क्रक्स आएगा सवाल तो यहाँ से आएगा। बोलो जी इनकम इलास्टिसिटी कितनी, सुन तो लो, कब इनकम इलास्टिसिटी कितनी, कब, जब मेरा प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम है ही नहीं, मतलब देर इज नो चेंज इन द प्रोपोर्शनेट स्पेंडिंग। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे चेंज इन इनकम लिखा है, चेंज इन स्पेंडिंग्स आएगा, स्पेंडिंग, हाँ यहाँ ठीक है, इनकम स्पेंट, स्पेंडिंग या इनकम स्पेंट, ठीक है। इनकम इंक्रीज तो हो रही है, पर जितना खर्चा मैं पहले कर रही थी ना उतना ही खर्चा मैं अब कर रही हूँ। ये खर्चा परसेंटेज टर्म्स में है, 10% पहले कर रही थी, 10% अब कर रही हूँ। एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है, अमाउंट तो बदल ही रहा है, पहले 10 रुपये खर्च कर रही थी, अब 15 रुपये कर रही हूँ। मैं प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज की बात कर रही हूँ, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैं प्रोपोर्शनेट चेंज की बात कर रही हूँ कि इनकम जब 100 थी तो भी 10% खर्चा करती थी, इनकम 150 हो गई तो भी 10% कर रही हूँ, मैं आपसे अमाउंट की बात नहीं कर रही हूँ। समझ में आया? आइएगा आपकी बुक का पहला पॉइंट, इफ द proportion of income spent on a good remains same as income increases, इनकम इलास्टिसिटी कैसी, 1 के बराबर, ठीक है, पक्का। नेक्स्ट केस देखेंगे, चलो। मेरी इनकम 100 रुपये, मैं खर्चा करती थी, स्पेंडिंग थी मेरी वही 10%, यानी कि 10 रुपये। मेरी क्वांटिटी थी टॉफ़ी की 10 यूनिट्स, इनकम मेरी फिर से बढ़ के हो गई 150, ठीक है। पर ना केस 2 में ना मैंने कहा अरे इनकम बढ़ी है, 10% से क्या होगा, कम से कम 20% तो खर्चा करूं। बोलो ना, 20% का मतलब कितना खर्चा हो गया, 30 रुपए का। अब कितने यूनिट्स आएंगे,
30 आएंगे। प्राइस आपको पता है, प्राइस देख लो, मैं चेंज नहीं कर रही, पहले भी प्राइस एक टॉफी का 1 रुपये ही है, अभी भी 1 रुपये ही है। हम तो इनकम इलास्टिसिटी निकाल रहे, तो इनकम का चेंज देखेंगे, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, एवरी अदर फैक्टर इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं प्राइस तो चेंज कर ही नहीं रही, प्राइस ऑफ टॉफी तो 1 रुपये ही ले रही हूँ, पहले भी इनकम के चेंज से पहले भी और इनकम के चेंज के बाद भी। अच्छा, मतलब जब मेरी इनकम 100 तो मैं टॉफी 10 खरीद रही थी, अब मेरी इनकम 150 तो टॉफी 30 हो गई। क्या ये 50% का चेंज है? और ये चेंज 200%। बोलो ना, कैसे निकाला है बताओ? 20/10 इंटू 100, ये 0 से 0, 0 से 0। दोस्त 20% आ रहा है? अच्छा, क्या कटेगी? 1 0 फालतू काट दी। अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, बड़ा ही कमज़ोर मैथ्स है मेरा। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? 20/10 इंटू 100। हाँ हाँ, 200 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मजाक अब बाद में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर ई वाई डेल्टा नहीं, परसेंटेज प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन, बोलो ना, इनकम या प्राइस? इनकम। बोलो, क्वांटिटी का चेंज 200, इनकम का चेंज 50। क्या जो भी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 आएगी? इसमें ई वाई कितना आएगा? ग्रेटर देन 1। कितना आ जाएगा यहाँ पे? क्या ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल है। तो यहाँ से दूसरा क्रक्स आया। क्या क्रक्स आया? अगर मेरी इनकम बढ़ती है और मैं अपनी इनकम स्पेंट, प्रोपोर्शनेट इनकम स्पेंट भी बढ़ा देता हूँ, तो मेरी इलास्टिसिटी कैसी? ग्रेटर देन 1। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड इंक्रीजेज, इंक्रीज हो गई ना मेरी भी? हाँ, एज इनकम इंक्रीजेज, उस केस में इलास्टिसिटी कैसी? ग्रेटर देन 1। ऐसे केसेस में ना आप बताओ ना, जब, अच्छा ये इसका मतलब क्या है? इलास्टिक डिमांड है। ग्रेटर देन 1 का मतलब इलास्टिक डिमांड है, यानी कि डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा वाई। पी नहीं है, अब वाई है। क्या इसका मतलब यही है कि डिमांड इंक्रीजेज फास्टर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम? बस यही तो लिखा है। तो बस आप इस लाइन को अंडरलाइन करके ये लिख लो, ये लाइन लिख लो। समझ में आया आपको? और यहाँ पे लिख लो, सेकंड केस है इलास्टिक डिमांड का, बेसिकली इनकम इलास्टिक डिमांड, क्योंकि सिर्फ इलास्टिक लिखूंगी तो अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड वो प्राइस में आप इसको कंसिडर करते हो, तो यहाँ हम पूरा लिख देंगे इनकम इलास्टिक डिमांड। ये कैसी है? यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड। और लास्ट केस देखते हैं अभी। हाँ जी, कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, क्रक्स क्या होता है? क्रक्स का मतलब कंक्लूजन दोस्त, फाइनल आंसर, समरी, सिनॉप्सिस, ठीक है, रिजल्ट। चल, थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं। इफ द प्रोपोर्शन, अब आप मुझको बताओ, मेरी इनकम हो गई इंक्रीज, लेकिन प्रोपोर्शनेट स्पेंडिंग मैंने कम कर दी। प्रोपोर्शनेट स्पेंडिंग मैंने कम जो है ना वो हो रही है। आप मेरे को बताओ, लेट अस सपोज मेरी इनकम 100 थी, मेरी इनकम हो गई 150 पे। क्या बड़ा हुआ? 50 रुपये सारे के सारे माचिस की डब्बी में खरीदने में लगा दूं? नहीं लगाऊंगी, नहीं करूंगी ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि नेसेसिटीज के केस में सारी की सारी बढ़ी हुई इनकम नेसेसिटी को परचेस करने में तो नहीं लगाऊंगी, जितनी ज़रूरत है उतना, या हल्का फुल्का सा वेरिएशन आ जाएगा। तो बाकी का जो मेजर हिस्सा होगा वो कहाँ पे लगेगा? किसी और ड्यूरेबल गुड की कंजम्पशन पर, किसी और नॉर्मल गुड की कंजम्पशन पर। ये वही वाला केस है। कह रहे हैं अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड डिक्रीज एज द इनकम इंक्रीजेस। आप बताओ, पहले जब मैं
100 रुपये कमाती थी तो मैं माचिस की डब्बी खरीदा करती थी। लेट अस सपोज 2 डब्बी माचिस की, एक 5 रुपये पर आती है तो 2 कितने पर आ जाएगी? 10 रुपये पे। तो मैं कितना % खर्चा करती थी? 10% करती थी। अब बताओ जब 150 रुपये मेरी इनकम हो गई, अब जब 150 रुपये मेरी इनकम हो गई, माचिस की डब्बी तो अभी भी 2 ही खरीदूंगी ना तो किसी का घर फूकना है, ना किसी का दिल जलाना है। माचिस की डब्बी तो 2 ही खरीदनी है, 2 ही खरीदनी है। खर्चा मेरा 10%, मतलब 10 रुपये, परसेंट नहीं, 10 रुपये। 10 रुपये 10 रुपये 15, 150 रुपये का कितना % हुआ? कितना % हुआ? ये क्या हुआ? मेरी इनकम 100, फिर से देखो, मेरी इनकम 100, नहीं बोलो, मेरी इनकम 100, मैं माचिस की डब्बी खरीदती हूँ 2 यूनिट्स, 5 रुपये पर एक, 10 रुपये का खर्चा करती हूँ। कितना % कर रही हूँ? 10%। मेरी इनकम हो गई है 150 रुपये, अभी भी 2 माचिस की डब्बी खरीद रही हूँ क्योंकि नेसेसिटी है, ज़्यादा खरीद के क्या करना है। तो मैंने कितनी खरीदी? 2 यूनिट्स परचेज किए, माचिस की डब्बी का प्राइस तो वही है ना। अब कितना खर्चा किया? 10 रुपये। बोलो ना, ये 10 रुपये 150 का कितना % है? क्या प्रोपोर्शनेट स्पेंडिंग कम हो गई? पहले 10% कर रहे थे, अब कितना कर रहे हो? 6.6667, आप राउंड ऑफ करके। क्या कम हो गई? क्या कम हो गई? क्या ईडी की वैल्यू लेस देन 1 आएगी? क्या इसको बोल सकते हैं इनकम इन इलास्टिक? इनकम इन इलास्टिक, इनकम इन इलास्टिक। ठीक है, देखो जी, if the proportion of income spent on a good decreases as income rises, then income elasticity for good is positive but less than 1, 0 और 1 के बीच में। समझ रहे हो? 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव रहेगी तो मतलब 0 से ऊपर ही रहेगी, और क्योंकि इनकम इन इलास्टिक है तो इन इलास्टिक की वैल्यू तो लेस देन 1 होती है, तो 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगी। किसकी? नेसेसिटीज़ की डिमांड। इनको इनकम इन इलास्टिक गुड्स जो है ना वो कहा जाएगा, इनकम इन इलास्टिक कहा जाएगा, यानी कि डेल्टा Q इज लेस देन डेल्टा Y। आ गई बात समझ में? अब एग्जाम में तो बस इतना ही आएगा, एग्जाम में इतना ही आएगा। हाँ जी अक्षत, 6.66, तो पहले हम 10% कर रहे थे, अब हम 6.66 कर रहे हैं, है ना जी। और अब इलास्टिसिटी इसकी निकालेंगे, वैल्यू आप चेक करेंगे 1 से कम आएगी। ठीक है, 6.66 तो हमारा खर्चा, प्रोपोर्शनेट खर्चा आया है। फिर से मेरे दोस्त मुझे रिवाइज करवाएंगे। मेरी इनकम हुई इंक्रीज पर proportionate change in income spent। मैंने कहा नो चेंज, जल्दी से मुझको बताओ EY कितना? 1। मेरी इनकम हुई इंक्रीज, प्रोपोर्शनेट स्पेंडिंग भी हुई इंक्रीज, बोलो जी, इलास्टिक और वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि डेल्टा Q ग्रेटर देन डेल्टा Y। मेरी इनकम हुई इंक्रीज, प्रोपोर्शनेट स्पेंडिंग हुई कम, बोलो इलास्टिक या इन इलास्टिक? वैल्यू लेस देन 1, मतलब डेल्टा Q इज लेस देन डेल्टा Y। बस ये है एग्जाम का पार्ट। ये कैलकुलेशन नहीं थी पहले, इतना फिर इतना, ये कैलकुलेशन नहीं आएंगी, ये सिर्फ समझाया था मैंने आपको। ये है क्रक्स हमारा, यहाँ से सवाल आएगा। इनकम इन इलास्टिक होते हैं नेसेसिटीज़ के केस में, क्योंकि वो ज़्यादा उनके ऊपर अब खर्चा नहीं करते हैं अपनी बढ़ी हुई इनकम का, इसलिए नेसेसिटीज़ के केस में वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 रहती है। आइए बात समझ में? ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको कल की क्लास में करवा दिए थे, इस बॉक्स को इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे।
ये बॉक्स जो है ना, अब हम इस बॉक्स को समझते हैं। थर्ड केस में 10% मैं खर्चा करती थी जब मैं 100 रुपये कमाती थी। अब 150 रुपये कमा रही हूँ वंश, पर खर्चा 6.66% कर रही हूँ। पहले मैं 10% करती थी, इनकम इंक्रीज होने के बाद मेरा प्रोपोर्शनेट खर्चा कम हो गया। इनकम इन इलास्टिक, यानी कि अच्छा एक बात बताओ, थर्ड वाला जो केस था, क्या इनकम इंक्रीज होने का असर आया मेरी डिमांड पर? नहीं आया। थोड़ा सा आया या बिल्कुल ही नहीं आया? थोड़ा बहुत तो फ़र्क कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि 2 था, अभी भी मैंने 2 ही लिया और इनकम भी मैंने 100 रुपये ही ली है। हल्का फुल्का वेरिएशन इज़ अलाउड, क्योंकि हम परफेक्टली इन इलास्टिक की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो रिलेटिवली इन इलास्टिक की बात कर रहे हैं। बस मतलब क्या है कहने का कि जिस स्पीड से आपकी इनकम बढ़ेगी ना, उस स्पीड से आपका खर्चा नहीं बढ़ता है, क्योंकि नेसेसिटी प्रोडक्ट है। समझ में आती है बात? हेंस इन इलास्टिक। जल्दी से बताओ, इनकम अगर मैं अक्षर बोलती हूँ तो कौन से 2 गुड्स दिमाग में आते हैं? इन्फीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स की इलास्टिसिटी नेगेटिव और नॉर्मल गुड की पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्या पहला पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक है, जल्दी से बताओ, अगर मैंने बोला मेरी इनकम इलास्टिसिटी ना 0 है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी 0 है, यानी कि मतलब इनकम बढ़े कम हो मेरी डिमांड नहीं खिसकती है। क्या इसको बोल दूं? क्या बोल दूं? EY, हाँ परफेक्टली इन इलास्टिक, और EY इस केस में 0। ज़रा सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो। अगर इनकम इलास्टिसिटी 0 है, इसका मतलब डिमांड अनरिस्पॉन्सिव है टू द चेंजेस इन इनकम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, सिर्फ पहला पॉइंट। आगे देखें। हाँ जी, इंफीरियर गुड की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। कैसे होती है दोस्त? इनकम बढ़ेगी, इन्फीरियर गुड की डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी, इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ेगी। ये तो फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था, अभी आज की सुबह की क्लास में भी रिवाइज करवाया है। इसमें किसी और को डाउट है क्या क्यों नेगेटिव होती है? चलो देखिएगा, आगे देखो, आगे देखो। अभी ना देखो, नॉर्मल गुड्स की बात हुई। नॉर्मल गुड्स ना दोस्त, नेसेसिटी भी नॉर्मल गुड होता है, लग्जरीज है तो वो भी नॉर्मल गुड ही ना, इन्फीरियर तो नहीं है ना एटलीस्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था, गुड्स का कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम 2 ही होते हैं, दैट इज इन्फीरियर एंड नॉर्मल। ये जो नेसेसिटीज़ हैं या लग्जरीज हैं, ये नॉर्मल गुड्स के ही आगे पार्ट्स हैं। ठीक है, अब आप मुझको ये बताओ, सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज़ हम पूरी करते हैं, है ना, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करते हैं, फिर हम थोड़ा सा एक लेवल अप करते हैं, दूसरे नॉर्मल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स परचेज करते हैं, फिर जब वो भी हमारी इनकम हमें पूरा करके दे देती है, फिर हम लग्जरीज़ की तरफ जाते हैं। यही कैटेगराइजेशन होता है। मतलब नेसेसिटीज़ के केस में इनकम इलास्टिसिटी अभी अभी आप पढ़ के आए हो, क्या होती है? लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। 0 से कम तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि फिर तो 0 से कम तो नहीं हो सकती ना, बोलो ना, क्यों नहीं हो सकती? एग्जैक्टली, उसकी आत्मा ही भटकती है वहां से, है ना मैम। वो अभी तो आपने बोला माइनस, अरे तो माइनस तो दोस्त डायरेक्शन होता है उसका। ठीक है, मतलब नेसेसिटीज़ के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम होती है ना, वो कहीं ना कहीं 0 to 1 के बीच में रेंज करती है, 0 to 1 के बीच में रेंज करती है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वैल्यू एंड स्मॉल, पॉजिटिव एंड स्मॉल। लग्जरी के केस में ना दोस्त, अगर आपकी इनकम आपको अभी अलाउ नहीं कर रही डायमंड गोल्ड परचेज करने के लिए, तो आप क्या अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हो एक इनफाइनाइट पीरियड के लिए, जब तक आपकी इनकम आपको अफोर्ड नहीं करने देगी, हाँ या ना?
मतलब लग्जरीज की डिमांड जो होती है ना, वो इनकम इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। मतलब जब तक मेरी इनकम मुझे अफोर्ड नहीं करने देगी ना, मैं तब तक अपनी जो मेरी डिमांड है लग्जरी के लिए, वो मैं आगे पोस्टपोन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, लग्जरी गुड्स की मोर देन वन होती है। कहाँ तक जा सकती है? इनफाइनाइट तक जा सकती है। मोर देन वन तो होगी ही होगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में तो कहीं ना कहीं हमारे नेसेसिटीज जो हैं वो भटकते हैं। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा अब ये नॉर्मल पर आएंगे, और ज़्यादा इनफाइनाइट तक लग्जरीज की वैल्यू जाती है। समझ में आ रहा है आपके? तो मतलब क्या हुआ, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं बढ़ी हुई इनकम का सारा हिस्सा नेसेसिटीज पर नहीं लगाऊंगी, थोड़ा बहुत ही चेंज करूंगी। हेंस इनकम इन इलास्टिक, तो वैल्यू लेस देन 1, इन इलास्टिक की वैल्यू लेस देन 1 ही होती है, बट ग्रेटर देन 0। और उसके बाद थोड़ी सी और ज़्यादा अगर मेरी इनकम होगी तो अब मैं नॉर्मल गुड्स को परचेज करूंगी, ड्यूरेबल गुड्स को परचेज करूंगी। इलास्टिसिटी होगी 1 या उससे थोड़ी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा किसकी होगी? लग्जरी की। अब ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है? मैंने आपसे पूछा इनकम इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, बोलो कौन सा प्रोडक्ट? ऑप्शन ए नेसेसिटीज, ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूट, ऑप्शन सी लग्जरीज, ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री। किसके साथ जाओगे? लग्जरीज के साथ। बच्चा कहेगा मैम मोर देन 1 लिखा है, लग्जरी थोड़ी ना लिखा है, इनफाइनाइट थोड़ी ना लिखा है। अरे इनफाइनाइट वैल्यू भी तो ग्रेटर देन 1 ही होती है, तो हम लग्जरीज के साथ जा सकते हैं। पर मैम आप ये मानो कि यहाँ पे दिया ही नॉर्मल गुड है, तो बेटा नॉर्मल के साथ चले जाना। फिर मैम दोनों दिए तो भी दोस्त नॉर्मल के साथ ही जाना है। तो यहाँ पे आंसर्स बदल जाएंगे ऑप्शंस देखते हुए। जैसा ऑप्शन वैसा आप आंसर अपना फ्रेम जो है ना वो करेंगे। आई बात समझ में? श्योर? पक्की बात? चलो आगे देखो। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप फिर से मार्क करें इंपॉर्टेंट में। अच्छा जल्दी से बताना, EY1 कब होता है, यूनिट इलास्टिक कब होता है? जब मेरे खर्चा, प्रोपोर्शनेट खर्चा सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन इनकम। ठीक है, क्या ये लाइन यही लिखी है? प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड्स रिमेन्स सेम एज कंज्यूमर की इनकम इंक्रीजेस, तो इलास्टिसिटी 1 होती है, 1 होती है। अच्छा, फॉर नॉर्मल गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 0। अरे मैम अभी तो आपने कहा 0 से ज़्यादा होगी तो नेसेसिटीज़ होंगे, पर अगर नेसेसिटीज़ ऑप्शन में नहीं है अब तो नॉर्मल को कंसीडर करोगे ना, करोगे या नहीं करोगे? बस यही यहाँ पर कैच है। मतलब इलास्टिसिटी किस सीक्वेंस में बढ़ती है? सबसे कम होती है नेसेसिटीज़ की, उससे थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल गुड्स की, और ज़्यादा होती है लग्जरीज़ की। और सभी केस में इलास्टिसिटी शुरुआत ग्रेटर देन 0 से ही होगी, 0 से ग्रेटर ही होगी। 0 से 1 के बीच में नेसेसिटीज की कहीं ना कहीं लाई करती है, क्योंकि ये इनकम इनइलास्टिक होते हैं। थोड़ी सी और ज्यादा, 1 से अगर ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है नॉर्मल गुड्स, और ज्यादा इनफाइनाइट तक जा सकती है तो लग्जरीज। अब दूसरा सवाल मुझे बताना, इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी इज, लेट अस से इनकम इलास्टिसिटी इज 0.5। ठीक है, तो अभी गुड कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन ए नॉर्मल गुड, ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूट, ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन डी लग्जरी। किसके साथ जाओगे? अब नॉर्मल के साथ जाओगे। मैम आपने तो कहा था 1 से ज़्यादा होगी। अरे दोस्त अब नेसेसिटीज़ नहीं है तो नॉर्मल गुड को कंसीडर कर लो, गो विद नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ना सवाल गलत होगा ना आप गलत होंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग कम होगी।
वहाँ हम फंसेंगे। आपको समझ में आ रहा है? अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है जी, आगे देखो। अच्छा देखो ना, नेसेसिटीज़ के केस में क्या इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है? हाँ या ना? 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में यानी कि लेस देन 1 है तो इनकम इनइलास्टिक बोला जाएगा। और नोट में ना क्या लिखा है, कह रहे हैं लग्जरी, नेसेसिटी, इंफीरियर गुड। इसका कोई एक डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। मेरे लिए जो लग्जरी है हो सकता है आपके लिए वो नॉर्मल गुड हो, आपके लिए जो नॉर्मल गुड है वो मेरे लिए हो सकता है लग्जरी हो। अंबानी के लिए आईफोन इज अ लग्जरी? नहीं। मेरे लिए इज इट अ लग्जरी? यस। अच्छा ठीक है ना, समझ में आया ना? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। इसके साथ जो है मेरा इनकम इलास्टिसिटी का टॉपिक हुआ खत्म। आइएगा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी का। मुझे भी बताओ ना क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बताओ क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, चलो वापस आए। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है मेरा क्रॉस इलास्टिसिटी का। जब जब अक्षर में क्रॉस बोलूंगी ना, क्रॉस क्रॉस इलास्टिसिटी क्रॉस, फिर से 2 गुड्स दिमाग में घूमेंगे आपके। कौन से 2 गुड्स? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी निकलती है रिलेटेड गुड्स के केस में। मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड, उन्हीं को ही तो रिलेटेड गुड्स बोलते थे। 2 प्रकार के होते थे, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड का रिश्ता सीधा, तो गुड्स कैसे होते थे? सब्स्टिट्यूट। एग्जाम्पल हमारा टी एंड कॉफ़ी। और अगर मेरा एक का प्राइस और दूसरे की क्वांटिटी का रिश्ता होता था उल्टा, तो हम कौन से गुड्स उसको बोलते थे? कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जाम्पल इसका क्या होता था? कार एंड पेट्रोल की जो है हम इसमें बात जो है वो किया करते थे। ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था। अब मुझे आप बताओ, रिवाइज करवाओ। हम निकालेंगे सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी। तो आगे बढ़ेंगे पीछे का भूलेंगे, है ना? आगे बढ़ेंगे पीछे का भूलेंगे, है ना? है ना? तो इतना सोच के क्यों बोल रहे हो? हाँ चलो रिवाइज करवाओ। प्राइस इलास्टिसिटी मुझे निकालनी है, तो ईडी कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू, परसेंटेज वाला फॉर्मूला, आर्क वाला, गुड। और अगर साइन की बात करें, ऑलवेज या कभी कभी? बहुत बढ़िया, ठीक है, रिवाइज हुआ। नेक्स्ट लेते हैं, इनकम इलास्टिसिटी करके आए हैं अभी इनकम इलास्टिसिटी मतलब यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस और डिमांड का रिश्ता देखा, इनकम इलास्टिसिटी में इनकम और डिमांड का रिश्ता। बताओ EY कैसे? ठीक है, परसेंटेज वाला? ठीक है, और आर्क वाले से?
क्या हुआ, आवाज हल्की पड़ गई आपकी तो। अच्छा, साइन की बात बताओ, बोलो साइन अगर मेरा नॉर्मल गुड है तो, और अगर इंफीरियर गुड है, क्या बात है। आज हम कर रहे हैं कौन सा टॉपिक, क्रॉस इलास्टिसिटी। ज़रा अब यहाँ पे आप मुझे फॉर्मूलेज बनाकर बताएंगे। सब लॉजिक्स आपको दे रखे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई, वाई फिर पी, वेरी गुड, पी ही रहेगा यहाँ पे, इंटू पी अपॉन क्यू। पर अब थम जाओ, अब प्रोडक्ट कोई और है जिसकी डिमांड चेक करनी है और प्राइस का असर किसी और प्रोडक्ट का है। मतलब क्वांटिटी अगर एक्स की देख रहे हैं तो इसका चेंज, जो भी असर आया है वो किसकी वजह से आया है, वाई के प्राइस में चेंज होने की वजह से। ये एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं और एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। प्राइस में तो नहीं मैम, आपने वहां पे भी देखो ना पी और क्यू है, वहां पे क्यों नहीं एक्स वाई लिखा, क्योंकि वहां पे तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड देखते थे उसी के ही प्राइस का असर देखते थे, वहां तो सिंगल प्रोडक्ट होता था। क्रॉस इलास्टिसिटी रिलेटेड गुड्स के केस में निकलती है, वहां दो प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट होगा तो टी के प्राइसेस का असर कॉफी की डिमांड पे देख रहे हैं, या कॉफी के प्राइस का असर टी की डिमांड पे देख रहे हैं, यानी कि दो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से एक का प्राइस कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे की डिमांड कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए यहां पर एक्स और वाई लगाना मेरे लिए जरूरी है। समझ में आ रही है बात। चलो आगे फिर नेक्स्ट फॉर्मूला बनाओ। अच्छा, ई वाई नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ई सी लिखेंगे, या आप इन पंगों में पढ़ो ही मत तो ई डी भी लिख सकते हो, ठीक है। ई सी क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। चलो जी बताओ, बोलो ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर प्रोडक्ट वाई। नेक्स्ट देखेंगे आर्क मेथड से, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी वन प्लस पी टू अपॉन क्यू वन प्लस क्यू टू। सही है क्या? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि दो प्रोडक्ट है, एक्स वाई में डिनोट करना पड़ेगा। मतलब अगर एक्स की डिमांड देख रही हूं तो प्राइजेस वाई के होंगे। आ गई बात समझ? अच्छा, अब साइन का पंगा फिर पड़ गया। आप बोलो, अब मैं नहीं बोलूंगी, अब आप बोलो। कौन से दो गुड्स हैं यहाँ पे? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में क्या लगता है, कैसा साइन? कॉम्प्लीमेंट्री में बस खत्म कॉन्सेप्ट। यही तो करना था। और अगर ये बात आपको समझ में आई है ना, आइएगा बुक में सवाल दिए हैं, करना शुरू करें, करना शुरू करें। आज घर जाके आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। कल मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगी, सप्लाई। आज टाइम नहीं है, कल शुरू कर देंगे नया चैप्टर, सप्लाई। करिएगा क्वेश्चन नंबर 1। बातें नहीं, प्लीज़ क्वेश्चन करना शुरू करें और मुझे जवाब दें क्या आंसर आया। शॉपकीपर सेल्स ओनली 2 ब्रांड्स ऑफ नोटबुक, दैट इज इंपीरियल एंड रॉयल। आपको क्या लगता है ये 2 ब्रांड्स ऑफ नोटबुक आपस में सब्स्टिट्यूट होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री? सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक का प्राइस दूसरे की डिमांड पर असर सीधा, मतलब EC की वैल्यू पॉजिटिव। बस ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइस, प्राइस का चेंज कैसा? 10% का, और डिमांड 15%, आंसर 1.5, साइन बस। और दूसरी चीज, अब आप एक बात और चेक करोगे, क्या चेक करोगे? प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज। डिमांड क्या हो रही है?
इंक्रीज, क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ना, इसलिए मैं इसको सब्स्टिट्यूट मान रही हूँ। अगर ये डायरेक्शन उल्टा होता ना तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ही मानना पड़ता, इररिस्पेक्टिव की क्या प्रोडक्ट दे रखा है। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये तो हमें पता है, कॉमन सेंस, दो नोटबुक सब्स्टिट्यूट ही हैं। पर सवाल अगर हमारे साथ मजाक कर दे ना, कैसा मजाक, कि नोटबुक दे दे पर प्राइस और डिमांड का रिश्ता उल्टा दे दे, तो फिर क्या मानोगे? मान लेना। बट ऐसा होगा नहीं। स्टिल वर्स्ट सिचुएशंस अगर कभी ऐसा हो भी तो प्लीज जैसा सवाल माथा टेक देना, उसके आगे जबरदस्ती के पंगों में नहीं पड़ना कि वहां पे नोट लिख के आ रहे हो कैसा प्रोडक्ट है, नोटबुक क्या कॉम्प्लीमेंट्री होती है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा नहीं। बट स्टिल दोस्त, हमें आपको वर्स्ट सिचुएशंस के लिए तैयार करना है। ठीक है जी, आंसर मैच किया? क्या ये भी यही कह रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूट्स है? चलो जी, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट देखो, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज नोन टू बी 0.8 -0.8। ये माइनस क्या बताना चाह रहे हैं हमें? कि गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है। और कॉम्प्लीमेंट्री है ये कैसे पता चला? मैंने इंफीरियर क्यों नहीं माना? अरे दोस्त, क्रॉस प्राइस है ना। और दूसरी बात, इंफीरियर होता तो एक ही गुड होता, यहाँ दो गुड्स हैं तो रिलेटेड गुड्स होंगे, है ना। चलो, इफ द प्राइस ऑफ गुड वाई रेजेस बाय 20%, ठीक है, प्राइस 20% से बढ़ गया, डिमांड का चेंज निकालना है 0.8। क्या माइनस इग्नोर कर दूं? कैलकुलेशन पे कर दो। तो आंसर क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या आएगा? बोलो ना, 16%। बोलो अब बताओ, ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड, चेंज बढ़ा हुआ है या घटता हुआ है? बढ़ता हुआ या घटता हुआ? अरे अगर प्राइस राइज हुआ है तो डिमांड डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, रिश्ता उल्टा होता है। यानी कि 16% से डिमांड कम हुई है, -16%। और गुड्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ये -16% परसेंटेज के साथ माइनस लगाते हुए थोड़ा सा अटपटा लगता है। हाथ नहीं कांप रहे माइनस परसेंटेज के आगे माइनस लगाने में? थोड़ी घबराहट नहीं हो रही? नहीं हो रही? अरे वाह, चलो फिर। हाँ, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम ICI, गुड। चले, थर्ड क्वेश्चन कीजिएगा। The price of 1 kg of tea is ₹30. At this price 5 kg of tea is demanded. ठीक है जी। If the price of coffee rises from 25 से 35, demand for tea 5 से 8 हो गई। क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल दो। मैम ये पहले वाली लाइन का क्या करना था? कुछ नहीं करना था, इग्नोर करना था। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 1 किलो चाय पत्ती जो है वो 30 रुपए पे मिलती है और इस प्राइस पे यूजुअली 5 किलो टी जो है लोग खरीदते हैं। बस एक ये इन्फॉर्मेशन थी, आपको करना कुछ नहीं था। इस डेटा का करना है जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है। आप मुझे EC निकाल के बताओ। डेल्टा Q 3 बाई डेल्टा P 10 इंटू P बाय Q 5। कैसे किया है? वैल्यू क्या आ रही है? 1.5 प्लस या माइनस? क्यों प्लस? क्योंकि देखो ना, क्योंकि टी और कॉफी है तो सब्स्टिट्यूट है। फिर भी चेक कर लो, क्या चेक कर लो? प्राइस भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। हाँ, पक्का सब्स्टिट्यूट है। दोनों का सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज 50। इस पर 10 किलो खरीदी जाती है, डिमांड की जाती है। प्राइस ऑफ टी फॉल्स फ्रॉम 30 से 25, तो फिर डिमांड फॉर शुगर 10 से 12 हो जाती है। तो आप क्रॉस इलास्टिसिटी निकालोगे और उसकी वैल्यू पे कमेंट करोगे। बोलो ना, डेल्टा Q कितना? 2, डेल्टा P 5 इंटू P बाय Q
आंसर दो। 1.2। साइन बताओ, कैसे पता चला? प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। कैसा प्रोडक्ट? कॉम्प्लीमेंट्री। बस कमेंट में यही तो बताना था कि प्रोडक्ट कैसा, आपने बता दिया। क्लियर है? क्लियर है। चलो अब फिर से आते हैं, ये दो ग्राफ दिए हुए हैं बड़े प्यारे से। चलो जी, देखिएगा यहां पर, ध्यान देना। रिलेटेड गुड्स दो होते हैं ना, कौन से? सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। जरा सब्स्टिट्यूट का केस पहले उठाते हैं। मतलब टी, कॉफी। टी के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। प्राइस टी के कम होंगे तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। जरा इसको ग्राफिकली बनाते हैं। हाँ देखो, क्वांटिटी किसकी? क्वांटिटी ऑफ कॉफी। प्राइस किसका लेंगे हम? प्राइस ले रहे हैं हम टी का। मतलब अगर रिश्ता सीधा होता है तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा या अपवर्ड स्लोपिंग? अपवर्ड स्लोपिंग। मैम हम तो डिमांड कर्व ऐसा करके आए थे। अरे बेटा, ये डिमांड कर्व में ना अगर यहाँ पे क्वांटिटी टी की थी ना तो प्राइस भी टी का होगा, तब डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। यहाँ देख रहे हो दोनों एक्सिस पे दो अलग चीज़ें हैं। फर्क समझ में आ रहा है? ये कंफ्यूजन आया होगा, और ये डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ये उल्टा कैसे हो गया? वो डिमांड कर्व आप चेक करो, सेम प्रोडक्ट का प्राइस उसी की डिमांड की बात करते थे, प्रोडक्ट नहीं बदलता था। आप सोचो ना, अगर मैं सिर्फ टी के लिए जो है मैं बनाना चाहती हूँ कर्व, तो टी के लिए अगर मैं डिमांड कर्व बनाना चाहती हूँ, अगर प्राइस टी का बढ़ेगा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इस केस में तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टी का ही प्राइस है, क्वांटिटी भी टी की है। पर यहाँ देखो ना, मैंने वेरिएबल्स बदल दिए दोनों एक्सेस पर। एक प्राइस दिखाया है, दूसरे की डिमांड दिखाई है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कर्व कैसा? अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, अब आप बताओगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है, कार के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग कम गाड़ियां खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। प्राइस गाड़ी के कम होंगे, लोग ज़्यादा गाड़ी खरीदेंगे, पेट्रोल भी भरवाएंगे। तो अब रिश्ता कैसा? उल्टा। अब उल्टे में कैसा डिमांड कर्व बनेगा? अब रिश्ता उल्टा है तो कैसा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब जब दोस्त दो वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कर्व अपवर्ड बनता है। जब जब रिश्ता इनडायरेक्ट होता है, कर्व हमेशा डाउनवर्ड बनता है। यूं तो डिमांड कर्व मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पर जब सब्स्टिट्यूट्स के लिए बनाते हैं तो कर्व अपवर्ड होता है। बस लॉ ऑफ डिमांड में गिवन गुड्स का केस ऐसा था जहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता था। वहां पे ब्रेड के प्राइसेस ही बढ़ते थे तो भी इसकी डिमांड बढ़ती थी, इसके प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ती थी। तो गिवन गुड्स का केस ही ऐसा था जहां पे प्राइस डिमांड का डायरेक्ट रिश्ता था, जो आपने अंडरलाइन भी की थी। ठीक है जी, यही बात आइएगा बुक से पढ़ते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट के केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा? स्लोप्स अपवर्ड। क्या इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा शोइंग दैट मोर क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विल बी डिमांडेड जब उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा? जब दो प्रोडक्ट आपस में सब्स्टिट्यूट, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, उसी केस में ही तो डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा ना। इसी वजह से तो क्रॉस, दो प्रोडक्ट है ना, दो प्रोडक्ट कॉफ़ी और टी, तो इन दोनों का बीच का रिश्ता सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी याद करो,
साइन कैसा आता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन इसीलिए तो आ रहा है क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है इसीलिए तो साइन पॉजिटिव है, कैसे भी बोल दो, बात तो एक ही है ना। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री के केस में देखो ना, एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी, इन्होंने पैनल और बैटरी लिया, कह रहे पैनल बिना बैटरी के तो नहीं चलेगा, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, सेल तो चाहिए, बैटरीज तो चाहिए। तो अब क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आप बताओ ना, एक का प्राइस दूसरे का डिमांड रिश्ता उल्टा, उल्टे के केस में कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, तभी तो क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव आती है। समझ में आया? समझ में आया। देखो यहाँ पे यही कह रहे क्रॉस इलास्टिसिटी में ना साइन प्लस और माइनस का बहुत ज़रूरी है। अगर मैं लिख दूँ ना 1.5 इलास्टिसिटी आई है, इसका मतलब क्या है, कैसा गुड है ये? सब्स्टिट्यूट है। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे पूछूंगी नहीं, आपने बस ये बोल दिया मैम क्रॉस इलास्टिसिटी 1.5 आई है। आपका 1.5 कहने का मतलब मैं खुद समझूंगी सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि आपने नहीं दिया साइन। और मैम गलती हो गई, साइन तो था मैम, मैं लगाना भूल गया, गलती आपकी है। अगर आप मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हो, सब्स्टिट्यूट है वो, आपने जब तक नेगेटिव नहीं ली मैं कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मानूंगी। आपने कहा मैम गलती हो गई, तो गलती तो भैया एक्सेप्ट नहीं करेगा इंस्टीट्यूट, इसलिए कह रहे हैं साइन जो है ना वो बड़ा ही जो है ना इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक सवाल और, आपके ऑनलाइन दोस्त कह रहे हैं मैम कि नॉर्मल गुड के केस में भी क्या कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है? सुनो दोस्त, ध्यान देना, अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ, आपके इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है, सवाल आपको मिलेगा, मुझे बाद में बताना था पर डाउट आया तो अभी बताऊंगी। सुनना, एक होता है दोस्त डिमांड कर्व, नहीं है बुक में, फिर से कह रही हूँ बुक में नहीं है, बैक में क्वेश्चंस करोगे आपको मिलेगा, टेस्ट में मिलेगा, आईसीआई के मॉक टेस्ट में मिलेगा। क्या बोल रही हूं मैं, जब मैं दोस्त डिमांड कर्व बनाती हूं ना तो हमेशा प्राइस और क्वांटिटी दिखाती हूं। मतलब ये जब मैं कर्व बनाऊंगी, यहां हमेशा प्राइस, यहां हमेशा क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये हो सकता है सेम प्रोडक्ट की प्राइस क्वांटिटी है या डिफरेंट प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस क्वांटिटी है। डिफरेंट होंगे तो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, सेम का केस तो आपको पता ही है। अब आपके दोस्त ने सवाल पूछा है मैम नॉर्मल गुड के केस में भी क्या अपवर्ड स्लोपिंग होगा? दोस्त नॉर्मल गुड का रिश्ता ना प्राइस से चेक नहीं होता, इनकम से चेक होता है ना जी। मतलब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम होती है। यानी कि इस कर्व पे क्या अब मैं प्राइस और क्वांटिटी दिखाऊंगी? नहीं, मैं दिखाऊंगी इनकम और क्वांटिटी। इस कर्व को बोला जाएगा एंजल कर्व, डिमांड कर्व नहीं। एंगल कर्व, एंजल कर्व, आप जो बोलना चाहते हो वो बोलो। तो डिमांड कर्व ना दोस्त, डिमांड कर्व ना दोस्त सिर्फ प्राइस और डिमांड का रिश्ता दिखाता है, पर नॉर्मल गुड के केस में हम नॉर्मल गुड का रिश्ता प्राइस से नहीं इनकम से तय करते हैं। ऐसे इंफीरियर गुड का भी प्राइस से नहीं इनकम से तय करते हैं। तो कोई भी कर्व अगर इनकम और डिमांड को लेके बनता है ना, नाउ इट इज नो लॉन्गर डिमांड कर्व, वो एंगल कर्व बन जाएगा, उसको एंगल कर्व बोला जाएगा। तो हाँ, अब इस केस में कर्व अपवर्ड ही बनेगा, डिमांड कर्व नहीं। कौन सा कर्व? एंगल कर्व। आई बात समझ में? ठीक है अश्मित, चलो चलिएगा। अब एक बॉक्स दिया हुआ है, जरा उसको देखते हैं। हाँ, ये चीज लिख लो, कैसे लिखो, रुको, एक लाइन लिखो, कर्व डिपिक्टिंग, कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, कर्व डिपिक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड इज कॉल्ड एंगल
एंगल कर्व। डन। चलो बुक पर आओ, जरा ये पढ़ते हैं। टुमारो वील वाइंड अप दिस चैप्टर। मुश्किल से 15-20 मिनट का रह गया होगा, ज़्यादा नहीं है। सप्लाई मैं शुरू कर दूंगी। नाउ सप्लाई विल नॉट टेक मच टाइम। कल शुरू करूंगी, उम्मीद है परसों वो ख़त्म भी हो जाएगा। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, सिर्फ उसका रीज़न ये है कि डिमांड हम कर चुके हैं। बिल्कुल डिमांड वाले कॉन्सेप्ट्स उसमें चलेंगे, उसमें समय नहीं लगेगा। मतलब कल शुरू करेंगे, परसों नहीं तो उसके बाद की हाफ क्लास, आधी से कम, छोटा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलो, यहाँ इस चैप्टर पे हम अच्छा खासा टाइम लगाते हैं। उसकी वजह बस ये है कि मेरा ये बेसिक चैप्टर है, पूरे माइक्रो में इसका रेफरेंस आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चैप्टर करोगे, थर्ड चैप्टर में दोनों का रेफरेंस आएगा ही आएगा। कंज्यूमर चैप्टर करोगे तो डिमांड पीछा छोड़ेगा ही नहीं। कॉस्ट प्रोडक्शन जब करोगे, प्रोडक्शन करोगे तो कंज्यूमर वाले टॉपिक से कुछ टॉपिक सिमिलर आएंगे। तो माइक्रो एकदम इंटरकनेक्टेड है। चलो, आप मेरी बात का जवाब देना। दो गुड्स ना सब्स्टिट्यूट है, दो गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट हैं। और सब्स्टिट्यूट भी कैसे? एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। मैम क्या मतलब हुआ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स? घर में ना कोलगेट ख़त्म हो गया था, मम्मा ने ना एक और कोलगेट ही निकाल के दिया हमें। आपका कुछ वो वेयर हाउस समथिंग, मतलब कुछ स्टोरेज कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप स्टोर करते हो, वेयर हाउस। चलो आप समझ गए ना, दिल से दिल की बात मेरी समझ गए ना। चलो 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 चलो, मतलब क्या हुआ, कोलगेट हम कर रहे थे, चेक किया, फिनिश हो गया। मम्मा ने दूसरी कोलगेट की जो है ट्यूब आपको इस्तेमाल करने के लिए दे दी। ले लोगे या मना कर दोगे? इस्तेमाल कर लोगे। क्या ये सब्स्टिट्यूट है? दोनों ट्यूब्स हैं? सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्यों? कंपनी कह रहे कंपनी मैम एक ही है, तो एक ही है तो अच्छी बात है, नहीं तो सब्स्टिट्यूट हुए। अरे सब्स्टिट्यूट नहीं हुए क्या? ये घबरा, मैं कैसी बातें कर रहे हो? आप बताओ ना, आप बताओ, क्या ये दोनों सब्स्टिट्यूट है? एक की जगह दूसरी ट्यूब इस्तेमाल कर लोगे? कर लोगे। क्या आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं? बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। क्या इस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी? पहले तो ये बताओ। पॉजिटिव होगी क्योंकि सब्स्टिट्यूट है तो पॉजिटिव तो होगी। पर क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो क्या आप इसको सब्स्टिट्यूट करते वक्त कोई सवाल करोगे? नहीं करोगे। बिना किसी घबराहट के, डर के, सवाल के इस्तेमाल कर लोगे। मतलब इसकी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कम या ज़्यादा? ज़्यादा। कितनी ज़्यादा दोस्त? इनफाइनाइट तक, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यानी कि जब कोई प्रोडक्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है ना, तो इलास्टिसिटी पॉजिटिव तो होती ही है, लार्ज वैल्यू होती है, हाई वैल्यू होती है। और कहाँ तक हाई जा सकती है? इनफाइनाइट तक जा सकती है। मैम लग्जरी के केस में? हाँ बेटा, उसमें भी इनफाइनाइट जा सकती है, पर इनकम इलास्टिसिटी अक्षर होता है वो, क्योंकि लग्जरी की बात कर रहे हो। क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट किसके लिए होगी? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए। दूसरा, कोलगेट हम कर रहे थे, खत्म हो गई, मम्मा ने आपको पेप्सोडेंट दे दिया। प्लीज़ आपके
हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात नहीं कर रही, जनरल सेंस में। अगर ये ख़त्म, मम्मा ने कहा चलो ये इस्तेमाल आप कर लो, कर लोगे ना, इस्तेमाल तो कर लोगे, ऐसे ही तो नहीं आ जाओगे सुबह क्लास लेने, है ना, कर लोगे। क्या ये सब्स्टिट्यूट्स हैं? ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, परफेक्ट नहीं। ऑब्वियसली हम कोलगेट और पेप्सोडेंट को परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में भी कभी कभी क्लासीफाई कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है सवाल कैसा है, ठीक है। क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्या क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी? क्योंकि सब्स्टिट्यूट है तो पॉजिटिव तो आएगी। क्या वैल्यू ज़्यादा होगी? ज़्यादा भी होगी, बिल्कुल ज़्यादा होगी, पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से थोड़ा कम होगी। तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव एंड हाई या लार्ज, हाई या लार्ज। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में वैल्यू पॉजिटिव एंड वेरी हाई या वेरी लार्ज, जो कहाँ तक जा सकती है? इनफाइनाइट तक जा सकती है। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, ठीक है। अभी दूसरी बात, लेट अस सपोज, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल टी लीव्स, दैट इज चाय पत्ती, दूसरा टी बैग्स। क्या सब्स्टिट्यूट हैं? देखो सब्स्टिट्यूट तो हैं, चाय पत्ती नहीं है, टी बैग्स हैं। रेलवेज में, ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, एयरवेज में ट्रैवल आप करते हो, आप इस्तेमाल वो लोग करते हैं, तो चाय ही कहते हो ना। अगर टी बैग वाली भी आप चाय पी रहे हो, कहते तो उसको चाय ही हो। सब्स्टिट्यूट तो है ना। क्या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? क्लोज है, बस सब्स्टिट्यूट है, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। अच्छा बताओ, इस केस में क्या इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी? क्योंकि सब्स्टिट्यूट है तो पॉजिटिव तो होगी, पर क्या बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी? बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इट वुड बी पॉजिटिव एंड अ स्मॉल वैल्यू। समझ में आई बात? समझ में आया? यानी कि सबसे कम इलास्टिसिटी पॉजिटिव साइड में सबसे कम होती है सिर्फ सब्स्टिट्यूट, रिमोट सब्स्टिट्यूट्स, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्लोज सब्स्टिट्यूट, उससे भी ज़्यादा होती है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की, इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है। ऐसी ये क्रॉस इलास्टिसिटी की बात है। इनकम को अगर हम रिवाइज करें तो सबसे कम नेसेसिटीज की, उससे थोड़ी ज़्यादा नॉर्मल गुड्स की, उससे भी ज़्यादा लग्जरीज की, जो इनफाइनाइट तक जा सकती है। यूजुअली नेसेसिटीज की 0 to 1 के बीच में रहती है। हाँ जी। अब एक और बात, लेट अस सपोज कोलगेट खत्म हो गया, मम्मा ने बोला बेटा शू पॉलिश है, कर ले। कर लोगे? नहीं करोगे? मना कर दोगे? क्यों बेटा जी? पॉलिश इज पॉलिश, दांतों को पॉलिश हो या शू पॉलिश हो, चमकेंगे तो दोनों ही चीज़ें। बोलो ना, इस्तेमाल नहीं करोगे क्या? अच्छा वो ब्लैक पॉलिश, ठीक है चलो। अच्छा मतलब क्या इन दोनों में कोई भी रिश्ता है? अच्छा अगर चलो ये सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, नहीं है ना, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? मतलब रिलेटेड गुड्स ही नहीं है। मतलब जब गुड्स अनरिलेटेड हैं दोस्त, तो उनके बीच की इलास्टिसिटी भी तो कुछ नहीं होगी, कोई रिश्ता तो होना चाहिए ना इलास्टिसिटी के लिए। जब कोई रिश्ता ही नहीं है, अनरिलेटेड गुड्स हैं, तो इलास्टिसिटी कैसी? इलास्टिसिटी कैसी? ज़ीरो। समझ में आई बात? चलो ज़रा इतनी सी बात पढ़ते हैं, आप मुझे जवाब दोगे। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से पहले मेरे सवाल का जवाब, फिर वहाँ से देखना। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो इलास्टिसिटी कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। थोड़ा सा कम क्लोज सब्स्टिट्यूट है, वैल्यू पॉजिटिव होगी और थोड़ी ज़्यादा होगी, लार्ज एंड पॉजिटिव। रिमोट सब्स्टिट्यूट मतलब क्लोज नहीं है, सब्स्टिट्यूट है, काम चल जाता है। क्या वैल्यू पॉजिटिव होगी? होगी। क्या बहुत ज़्यादा होगी? नहीं, पॉजिटिव एंड स्मॉल होगी। अगर कोई रिश्ता ही नहीं है दोनों गुड्स में, तो इलास्टिसिटी 0 जो है वो होगी। अच्छा इसका मतलब क्या दोस्त यही है, जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेबिलिटी उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी? हायर द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी हायर द इलास्टिसिटी, हायर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यस, कल यही तो पढ़ा था।
जितने ज़्यादा क्लोज, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर 3 वजह से होता था। कौन सी थी वो 3 वजहें? या तो क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, देखो बैग नहीं बंद करने, अभी अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान इधर। तो 3 रीजंस थे उसके, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हो, लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग हो, लोअर इनकन्वीनियंस हो। तो जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेबिलिटी उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी और उतना ही ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर। ये लाइन यहाँ लिखी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी उतना वो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उस केस में सब्स्टिट्यूटेबिलिटी भी ज़्यादा जो है ना वो होती है। ये एक छोटू सी लाइन ज़रा पढ़ लेते हैं। ये वाली ना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ना वैसे इम्पॉर्टेंट है, दी हुई है तो बस एक बारी जाते जाते नज़र मार लो। इफ़ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, अच्छा जल्दी से बताओ, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो पॉजिटिव या नेगेटिव? टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री तो इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज कॉम्प्लीमेंट्री। अब जो आगे का है ना थोड़ा टाइम पास है, सुनेंगे। इफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज ओनली स्लाइटली बिलो 0, कह रहे तो ना वो वीक कॉम्प्लीमेंट्स हैं। वीक कॉम्प्लीमेंट्स देखो ना, जैसे क्या टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं? पर मेरे साथ क्या हिसाब है, चाय फीकी भी होना तो मेरे को काम चलता है, तो मेरे केस में क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री हुए? क्या ये वीक कॉम्प्लीमेंट्री हुए? हुए। कॉम्प्लीमेंट्री तो है जनरल सेंस में, चाय पत्ती, चाय जो है वो चीनी वाली चाहिए, पर वैसे भी काम चल जाता है अगर बिना चीनी की हो, यानी कि वीक कॉम्प्लीमेंट। तो वीक कॉम्प्लीमेंट के केस में इलास्टिसिटी 0 से थोड़ा कम होती है। अभी हम थोड़ा नेगेटिव साइड, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इफ इट इज नेगेटिव एंड वेरी हाई, तो जितनी ज्यादा वैल्यू, अच्छा जितनी ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव उतना ही वो ज्यादा अच्छा सब्स्टिट्यूट, और जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव उतना ही वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट। यही लिखा हुआ है, समझ में आया? 2 मिनट और दे दोगे? कितने भरोसे से पूछा था मैंने, हैं बेटा, बदला लूंगी इसका। चलो ठीक है, जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम नमः शिवाय।